योगेश दोषी सर, स्वागत है सर आपका। मैं थोड़ी बहुत कहानी आपकी जुबानी जानना चाहूंगा और मैं नहीं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे वो लड़का जो कच्छ से 13 साल की उम्र में घर से निकला और सूरत के रास्ते केन्या और केन्या से दुबई, ये कैसी रही आपकी जर्नी? थोड़ी बहुत आप अपने बारे में बताइए। विदेश तो जाना है। उस टाइम पे 10 रुपया मेरी हॉस्टल की फीस हुआ करती थी, वो भरने की भी हमारी कैपेसिटी नहीं थी। इसका भी टाइम आने वाला है। आप तो आने वाली चीज को भांप ही लेते हो, तो बचपन की से स्टोरी आपको समझ में आ गई। केनियन लोगों में वो देखना मिला कि उनके पास कुछ नहीं होते हुए भी उनको लगता है कि हम सबसे अमीर हैं, हम सबसे ज्यादा सुखी हैं। या तो बहुत कमा रहा है या तो कुछ अलग कहानी है। मैंने बोला नहीं, मैं मजे ले रहा हूँ। 4 बिल्डिंग बाइक की, 10 बिल्डिंग बाइक की। मतलब आप बिल्डिंग बोल रहे हो? बिल्डिंग्स। तो वो जो डाउनफॉल था ना, उसको हमने अपॉर्चुनिटी बना लिया। तो ये सीखा मैंने विपस्सना से कि भाई जिस चीज में अगर आप अपना है सब, उसको एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि भी आप संत बन गए और साधु बन गए और संसार छोड़ दिया। लेकिन जितना अटैचमेंट कम, उतना डिटैच होने में पेन नहीं होता है। जीते जी जिसको स्वर्ग जाना है, उसको एक बार तो दुबई आना है। 2008 क्या फर्क पड़ा था आपके बिजनेस पे या आपके माइंडसेट पे? आपको जान के खुशी होगी कि इतना बड़ा, करीब 100 मिलियन दिरहम्स। 100 मिलियन दिरहम्स, करीब 200 करोड़ का लॉस हुआ। नमस्कार दोस्तों, किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि रख हौसला, ऐसा मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समुंदर भी आएगा, गिर के थक के रुक के मत बैठ सफलता के मुसाफिर, सफलता तो मिलेगी ही लेकिन सफलता को पाने का मजा भी आएगा। मेरे दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं नागेश्वर शो पे, जिनके ऊपर एक खूब जचता है। वैसे बहुत सफल बिजनेसमैन है, लेकिन जब मैं इनसे मुलाकात किया कि सर आप क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं दोस्त, नए फ्रेंड्स बनाने के बिजनेस में हूं। एक ऐसी शख्सियत मेरे दोस्तों, जिन्होंने अपनी कहानी की शुरुआत की कच्छ के उस रण से, वहां से कैसे वो सूरत से केन्या, और फिर केन्या से कैसे वो दुबई पहुंचे, और दुबई सिर्फ पहुंचे नहीं, पहुंच गए हैं, ये कई लोगों तक पता चला। जो इंसान अपने काम की वजह से तो जाना जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पहचान उस इंसान के, उनकी खूबसूरती, उनका जो लोगों के साथ व्यवहार, जो रिलेशन बनाने का जो तरीका लगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक इंसान अपने जीवन में सफल बने, लेकिन सफलता के साथ साथ उसे कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं उनके परिवार से मिला तो रियली में इतना खुश हुआ मैं कि इतना सफल होते हुए, विदेशों में इतने सालों तक रहने के बाद भी क्या संस्कार हैं इस परिवार के। और मुझे लगा मेरे दोस्तों, उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी क्यों ना मैं आप तक पहुंचाऊं। मेरे दोस्तों, आपकी जोरदार तालियों के बीच और मुस्कुराहट के साथ मैं उस इंसान को बुलाने जा रहा हूं, जिनके चेहरे पे मैंने पिछले 1.5 साल से जब भी मिला तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मुस्कान देखी है। योगेश दोषी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रियली में बहुत खुश नसीब अपने आप को मान रहा हूं कि आज आप ऑल द वे फ्रॉम दुबई, आप मेरे स्टूडियो पे आए हैं और मैं आज आपके साथ में गुफ्तगू कर रहा हूं, आज आपके साथ में बातें कर रहा हूं। ये आपकी जो स्माइल है, ये आपका इंट्रोडक्शन है सर। स्वागत है सर आपका। वैसे तो बहुत सारे सवाल है मेरे दिमाग में जो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और जो आपकी जर्नी है, जो आपकी जिंदगी है, जो मैंने थोड़ी बहुत अभी समझने की कोशिश की है, हमारे बड़े भाई स्नेह सर से जो जानने का मौका मिला, मैं मित्तल जी से मिला, बैजू भाई से मिला, लेकिन मैं थोड़ी बहुत कहानी आपकी जुबानी जानना चाहूंगा और मैं नहीं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि कैसे वो लड़का जो कच्छ से 13 साल की उम्र में घर से निकला और सूरत के रास्ते केन्या और केन्या से दुबई, ये कैसी रही आपकी जर्नी? थोड़ी बहुत आप अपने बचपन के बारे में बताइए सर। नमस्ते एंड थैंक यू नागेश्वर जी फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस वंडरफुल स्टूडियो। इट्स माय प्लेजर सर। और आपके साथ मिलके अच्छा ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई भाई मिल रहे हैं और जो बातें हो रही हैं उससे मुझे ज्यादा प्लेजर, आनंद मिल रहा है। यही आपकी महानता सर, यही आपकी खूबी है। तो मैं जो करता हूँ
फायदे का ही सौदा होता है कि मैं यहाँ देने नहीं आया हूँ, मैं कुछ ले रहा हूँ यहाँ से, और अभी वो मेरा गेनिंग प्रॉफिट तो अभी से शुरू हो गया है यहाँ पे। जो खुशियां मुझे मिल रही है आपको देख के। और मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टनर ऐसा बिजनेसमैन चाहेगा जो दूसरों को देने में अपना प्रॉफिट महसूस करे। वाओ। और मेरे इस पूरे पॉडकास्ट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है आपने अपने पहले स्टेटमेंट में दे दिया सर। जानना चाहूंगा कि कैसे शुरू हुई थी ये कच्छ के रण से निकली हुई कहानी, सूरत से केन्या, केन्या से दुबई। थोड़ा बहुत आप अपने बचपन के बारे में बताइए। कहानी मैं भी जब सोचता हूँ या तो ये बातें याद आती हैं तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि बचपन में हम बहुत गरीब थे। जो गरीबी होना भी खुशकिस्मती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, गरीबी होना खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती है। ओके। तो कच्छ है तो सबको मालूम है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, और वो भी बात करो 50-60 साल पहले की क्या हालत थी कि ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ना कोई वहाँ पे खेतीबाड़ी भी कम थी। हर 5 साल में 1 साल ही बारिश होती थी, समझ लो करीब करीब। तो मतलब कठिनाइयाँ बस। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि और कहीं पे जाओ तो आपको अच्छा ही मिलेगा इससे, तो क्योंकि कुछ गंवाने का बचा नहीं है आपके पास। क्या बात है। तो लेकिन पहले से एक नजरिया रखा है, पिताजी बताया करते थे जो भी है उसमें अच्छा क्या है वो देखो। तो कच्छ को भी, रेत को भी मैं हरी रेत दिखता था मुझे, रेत में भी हरियाली दिखती थी। वाह। तो मेरा कहना ये है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं कि नहीं, आप उसको एंजॉय करो। तो कच्छ में एक छोटा सा गांव है बादरगढ़ करके, वागड़ का एक विस्तार, और वहाँ पे मेरी लाइफ की शुरुआत हुई। 5वीं किताब तक वहाँ पे स्कूल पढ़ा। वहाँ पे बिजली भी नहीं होती थी। अच्छा, बिजली भी नहीं थी उस टाइम? सड़क भी नहीं थी। ओह माय गॉड। आपको बस के लिए भी 3 किलोमीटर चल के जाना है, तभी जाके आप ट्रांसपोर्टेशन ले पाते थे। वाह। लेकिन फिर भी आज वो दिन याद आते हैं कि नहीं, बहुत खुशियों वाले दिन थे। नेचर के साथ रहो और लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, और जो भी कठिनाइयां हैं उसमें अच्छा क्या है, बस उसमें किसी को आप वहां पे ऐसे रोते हुए दुखी हुए नहीं देखते थे। जो भी है अच्छा है, सबको लग रहा था कि मेरे पास कुछ है। 2 टाइम के बदले 1 टाइम खाना मिलता था तो लोगों को लगता था कि चलो 1 टाइम तो गया। तो वहाँ उसी माहौल में से, मतलब गरीबी को बचपन में अच्छे से देखा है आपने, और एंजॉय भी किया है। और एंजॉय भी किया आपने। वाह, खुल के जिया गरीबी को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, मजे से जिया। और उसी टाइम पे भी दिल में तो अमीराई टिकी हुई थी। क्या बात है, क्या बात है। कैसे सूरत कैसे जाना हुआ आपका? तो मैंने पढ़ाई 5वीं कक्षा तक तो वहाँ गांव में की। फिर 6th में हम बोर्डिंग स्कूल में गए। पास में एक तालुका प्लेस है रापर, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी की, वागड़ समाज की एक जैन बोर्डिंग थी। तो वहाँ मैं 6, 7 और 8 3 साल वहाँ पढ़ा। वहाँ से भी काफ़ी सीखना मिला है अपने आप को, कैसे वहाँ पे एकदम डिसिप्लिन लाइफ हुआ करती थी। 5:30 बजे उठ के आपको कुछ मंदिर दर्शन, सत्संग, स्वाध्याय करना है, अपने कपड़े खुद धोने हैं, नहाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, और साथ में रहना है, सबके साथ में रहना है, उपाश्रय दर्शन करने जाना है। तो ये सब जो जीवन की प्रगति के लिए, जो स्पिरिचुअल मानो या तो अपना एक लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी होता है जीवन में, वो संस्कार वहाँ से मिल गए। और पढ़ने में बहुत शौक था, मैं ब्रिलियंट था, टॉपर था, और मुझे डॉक्टर ही बनना था। लेकिन वो 8वीं किताब के बाद मेरी कहानी रुक गई। अच्छा, मतलब बोर्डिंग स्कूल में 6वीं तक तो आपने वहाँ पे गांव में आपने पढ़ाई की, और उसके बाद में 2 साल बोर्डिंग स्कूल आप पढ़ाई की? 6, 7, 8 6वीं 7वीं 8वीं जी। और आप बोल रहे हो रुक गई? हाँ, रुक गई, क्योंकि उस टाइम पे 10 रुपया मेरी हॉस्टल की फीस हुआ करती थी, वो भरने की भी हमारी कैपेसिटी नहीं थी। 10 रुपया हॉस्टल की फीस भरने की कैपेसिटी नहीं थी। ओके। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और कुछ ऐसे सिचुएशन थे। तो वहाँ पे भी एक मौका मिला, मुझे किसी ने बताया कि भाई तुम सूरत चले जाओ, पढ़ाई भी चालू रहेगी और कमाई भी होती रहेगी। तो बस वहाँ से एक मौका मिल गया
नई दुनिया देखने का। और सूरत में 13.5 साल की उम्र में पहला जॉब करने के लिए सूरत गया, डायमंड इंडस्ट्रीज में। 1 मिनट, पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए नहीं, पहला तो था जॉब करने के लिए? बिल्कुल, जॉब तो पहला करना ही था, लेकिन पढ़ाई करनी थी। उस टाइम ऐसा था कि चलो वहाँ पे भी स्कूल में ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन वो स्कूल आज भी चल रही है, आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। क्या तो बात मेरी है, पढ़ाई तो क्या चालू ही बात है, क्या बात तो मैंने है। कभी पढ़ाई को छोड़ा नहीं है। वाओ, हाँ, ब्यूटीफुल। लेकिन वो स्कूलिंग के हिसाब से मैं कहीं लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ 8 किताब पास। 8वीं तक पढ़ाई की आपने, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, शायद आपके ऊपर अगर कोई आपकी जिंदगी को पढ़ ले तो शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो भी लोग हैं ना, उनको भी वो फेल कर जाए। इतनी खूबसूरत कहानी है आपकी। शायद दोस्तों इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर मैं इनकी पूरी कहानी ना कवर कर पाऊं, लेकिन जो जो जिस तरीके के इंसान हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। शायद आने वाले वक्त के अंदर आपको पता चल जाएगा। पॉडकास्ट को ध्यान से आप देखते रहना किस लेवल पे आज दुबई के अंदर ये काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बचपन के अंदर संघर्ष देख लिया था इन्होंने, चूंकि जो डिसिप्लिन वर्ड है वो 3 साल के बोर्डिंग स्कूल में रहने से जो संस्कार का बीज इनके अंदर रोपा गया, आज वो कितने बड़े वट वृक्ष बन चुके हैं, ये शायद आने वाले वक्त के अंदर इस पॉडकास्ट में आपको, आने वाली जर्नी में आपको पता चलेगा। तो 13.5 साल की उम्र में आपने काम करना चालू कर दिया जी। तो सूरत में क्या काम करते थे आप? सूरत में मैं डायमंड इंडस्ट्रीज में, अच्छा, शुरू में हीरा घिसने का काम शुरू किया। हीरा घिसने का काम? जी बिल्कुल। और बहुत अच्छी कंपनी, मैं उनको भी याद करूंगा, हमारे महेश भाई बंसाली, क्या बात, जो मेरे गुरु, आज मैं उनको गॉडफादर मानता हूँ। उनकी एक बड़ी डायमंड इंडस्ट्रीज में उनका अच्छा बड़ा नाम है, तो उनके साथ मुझे रहने का मिला। तो उनके साथ काम करते करते और काफ़ी चीज़ें सीखने मिली वहाँ से। उनका जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं, समाज सेवा का काम है, तो पूरा परिवार उसी माहौल में था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई अच्छी दिशा मिल रही है, तो काम भी होता था और लाइफ एंजॉय करता था मैं। क्या बात है। तो करीब कितने सालों तक आपने वहाँ पे काम किया? मैंने टोटल 12 साल तक उनके साथ काम किया। ओके। 5 साल सूरत में, 2 साल अहमदाबाद में और फिर 5 साल मुंबई में उनकी ऑफिस में। तो हीरा घिसा तो मैंने कुछ 2-3 महीने, लेकिन बाद में फिर उनके ऑफिस में मैं डायमंड सॉर्टिंग, मार्किंग का काम करता था। सूरत के बारे में एक बहुत अच्छी कहावत है कि सूरत में जो लोग आके एक बार, जो सूरत आया एक बार हीरा तो घुसना है उसको, लेकिन एक बार जिसने हीरा घिस लिया वो हीरे की तरह चमक सकता है मार्केट में, अगर अपने एक्शन को कंटिन्यूअसली जारी रखे तो। केन्या कैसे जाना हुआ आपका? ये भी एक कहानी है। सूरत और अहमदाबाद और मुंबई का ये डायमंड का जॉब छोड़ने के बाद मैं कच्छ गया, और हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते थे। कुछ नए तरीके से करते थे, लोगों को क्या चाहिए, हम जनरली ये सोचते थे। मेरे ब्रदर अशोक भाई भी साथ में थे बिजनेस में, तो हम ये करते थे कि चलो लोगों को इसके आगे क्या चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, या हमारा शौक भी होता था कि चलो कहीं ना कहीं दुनिया से कुछ नई चीज़ें ढूंढे। तो मैं कच्छ मूव हुआ, लेकिन उसी टाइम पे मुझे था कि नहीं, विदेश तो जाना है। अच्छा, कहीं पे विदेश जाने का ड्रीम बहुत छोटी उम्र से था कि नहीं, परदेश जाना है, परदेश जाना है। कभी कोई प्लेन में भी नहीं बैठना हुआ था, लेकिन मैं लगभग 93 में हमारे एक बहुत अच्छे कजिन नेचुरोपैथ डॉक्टर जय संघवी थे। ओके। उनका नेचुरोपैथी में पूरी दुनिया में अच्छा नाम था, और वो केन्या में एक नेचुरोपैथी का कैंप करने जा रहे थे। कहाँ से थे जय संघवी साहब? भुज के, कच्छ के हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा सा नेचुरोपैथी में वहाँ सेंटर भी बनाया, और पूरी विश्व में उनका अच्छा नेचुरोपैथी के बारे में नाम रहा। तो उनके विदेश में कैंप हुआ करते थे। तो 93 में उनका प्लान बना कि चलो एक केन्या में जा रहा हूँ कैंप करने, तू भी चल। मैंने बोला मुझे तो ऐसा ही मौका चाहिए। बोला मेरे साथ रहना 10 दिन और फिर देखना कैसा लग रहा है। तो बस वो मौका मिल गया उनके साथ। कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम पे? 20 साल की नहीं, 30 इयर्स की। 30 इयर्स। तो 30 साल की उम्र में आपको पहली बार वो सपना जो बचपन में आपने सजो के रखा था जी, कि मुझे विदेश जाना है, विदेश सेटल होना है, विदेश सेटल होना है, उसकी पहली नींव पड़ी। बिल्कुल। लेकिन आप 10 दिन के लिए गए थे जी। फिर क्या हुआ? जाके केन्या जाके हमने नेचुरोपैथी का कैंप तो किया, लेकिन उसके साथ जो वहाँ के लोगों को मिलके लगा कि नहीं, यहाँ पे तो
हैप्पीनेस का इंडेक्स और भी ऊपर है हमारे से। अच्छा। वैसे तो केनिया में लोग बोलते हैं कि ये बहुत डेंजरस हैं, लोग खतरनाक हैं, आपको डरते रहते हैं, लोग बंद जाली में रहते हैं। मुझे कुछ अलग ही दिखा। मुझे लगा कि खुश रहना कैसे सीखें, वो ये केनिया वाले लोगों से, जो अफ्रीकन हैं, उनसे सीखें। और ये आप बिल्कुल अलग स्टेटमेंट दे रहे हो। बिल्कुल अलग है, लेकिन मैंने वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। मैं क्योंकि भी ज्यादातर जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अगेन आई रिस्पेक्ट देम, ह्यूमैनिटी इज एवरीवेयर, बट जो लोगों के एक्सपीरियंस मतलब लोग शेयर करते हैं, शायद हो सकता है दैट इज टेम्परेरी एक्सपीरियंस। अब चूंकि आप बहुत क्लोजली उनके साथ रहे हो, तो आई कैन फील दैट। बिल्कुल, ये एक अगेन वही बात आती है कि आपका नजरिया कैसा है। हाँ, और अगर नजरिए वाली उसमें बात आ गई। अगर उसमें आप पॉजिटिव बातें देखें, और मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, मैं करीब 5 साल वहां पे था, तो केनियन लोगों में वो देखना मिला कि उनके पास कुछ नहीं होते हुए भी उनको लगता है कि हम सबसे अमीर हैं, हम सबसे ज्यादा सुखी हैं। उनको 2 समय का खाना नहीं है, तो लंच टाइम में वो पानी पी के सो जाते थे, गाना गाते थे। लंच अवर लंच ब्रेक है तो वो भी एंजॉय करते थे। वाह। और उनके सामने हम कितना भी कुछ खा रहे हैं या तो महंगा खाना ऑर्डर कर रहे हैं, उनको कभी जेलस नहीं होते थे। वो कभी उनको ऐसा भी नहीं लगता था कि ये लोग खा रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं और फिर भी हमारे पास खाना नहीं है। लेकिन उनको कोई ऐसा रिग्रेट ही नहीं था। कभी कभी उनको, वो आते थे 5-6-7 किलोमीटर दूर, उनका मटाटू एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी फीस होती है 10 शिलिंग, मतलब कि 5 रुपया। लेकिन उनके पास आखिरी वीक के 2 दिन उनके पास जेब में कुछ नहीं होता है, तो वो दौड़ के आते हैं। सुबह सुबह 7:30 बजे काम पे आना है, तो वो 1-1.5 घंटे पहले जॉगिंग स्टार्ट कर देंगे और काम पे आ जाएंगे। कभी उनको ऐसे दुखी होते हुए नहीं दिखा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आज इतना पैदल चल के आना पड़ा, मैं इतना। तो एंजॉय करते हैं लाइफ। और योगेश भाई, सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, सॉरी फॉर इंटरप्शन, में एक चीज देखा, ठीक है वो लोग अपनी जिंदगी में वो जी रहे थे, उनकी वो जिंदगी थी, लेकिन आपका जो ऑब्जर्वेशन था उस पर सारी चीजों को देख के, दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। और कहीं ना कहीं आज मैं देखता हूं जब आपको, हमेशा वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो रियली में मैं कभी कभी थॉट में रहता हूँ, यार मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से बातें करता हूँ, लेकिन वो शायद फिजिकली रहते हैं लेकिन मेंटली कहीं और रहते हैं। उनका एक अलग ही चेहरे पे 12 बजा होता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं वो जो बचपन में, चाहे आपके कच्छ वाली बातें हों या केनिया में आपने जो एक्सपीरियंस किया, वो सारी चीजें आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करती हैं। मैं विद्यार्थी जो हूँ सीखता रहता हूँ, और बस एक ही है हर एक विद्यार्थी के लिए एक अच्छी टिप है कि हर शिक्षा में कुछ अच्छा होता है उसको ही देखो, बुरा वाला है वो अपने लिए नहीं है, उसको पीछे छोड़ दो। क्या बात। सही मानो तो कुछ बुरा है ही नहीं। और हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छा ही है, अगर अच्छा आपकी ही नजरें है, अच्छी हैं, अगर उस चीज को देख पाए। बस उसको देखने का नजरिया आपको ढूंढना है। एक तो आपने विद्यार्थियों के लिए टिप्स दे दिया, एक टिप्स मैं उन तमाम सारे लोगों के लिए लेना चाहता हूं सर, जिसको लगता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे से उतने धनी नहीं है, अकाउंट में उनके पास उतना नहीं है, और उनको लगता है यार कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ बुरा हो रहा है, ऊपर वाले ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं हमारे बच्चों को और जो भी दोस्त लोग हैं उनको सबको यही एक बात हमेशा बोलता रहता हूँ कि 2 प्रकार के नजरिए होते हैं अपने। और अगेन उसमें ये जो पॉजिटिविटी वाली बात आती है कि आपके पास जो है ना, उससे नीचे वाले लोगों के पास कितना कम है उसको देखो तो आप अमीर लगेंगे। आप कंपेरेबल देखते हैं ना कि इसके पास गाड़ी है, मेरे पास स्कूटर है, लेकिन जिसके पास साइकिल ही मुश्किल से नहीं है उसको देखो तो आप अपने आप अमीर बन जाएंगे। तो मैं ये एक अच्छी एक जोक कहता हूँ या तो स्टोरी कहता हूँ उनको कि आपकी जो तकलीफें हैं ना कुछ, उसको 15-20 माले की मंजिल में ऊपर टेरेस पे जाके देखो, बहुत छोटी दिखेगी। और अगर कोई खुशियां आई ना, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखो, बहुत बड़ी दिखेगी। तो ये एक आपको ये नजरिया होना चाहिए। तो इसी चीज से, और बहुत आसान है तरीका और इंस्टेंट रिजल्ट है उसमें। वाओ, आई मीन दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हाउ यू कैन सी इट। और अगर ये टेक्निक सीख लो तो कभी दुखी होने की जरूरत ही नहीं, हम दुखी है ही नहीं, हम सुखी ही है हर चीज में। योगेश भाई, हर इंसान अपने जीवन में उसका अल्टीमेट गोल तो हैप्पी होना ही है ना। बिल्कुल। और इंसान इसका मतलब अपने विचारों से दुखी है, अपने थॉट से दुखी है। अगर उसको चेंज कर दे, उस पर्सपेक्टिव को चेंज कर दे वो, तो कहीं भी खुशियां ढूंढ सकता है। वैसे ही जैसे खाना नहीं था केनिया के अंदर उन लोगों के पास, लेकिन फिर भी गाना गा के सो जाते थे, खाना खा एंजॉय लेते करते थे। क्या हुआ फिर केनिया में आगे? केनिया की कहानी भी इंटरेस्टिंग रही।
एक अच्छा सा, वैसे जैसे बोला आप कि हम डेजर्ट से गए, बॉम्बे में भी रहा, और केन्या पूरा हरा भरा और इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है। मैं नैरोबी रहता था। नैरोबी एक करीब 6000 फीट की अल्टीट्यूड पे है, तो एक हिल स्टेशन जैसा है। यस, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल भी करी, और मैं पहले 8-10 महीना मैंने एक फूड फैक्ट्री में काम किया। ओके। मुझे कुछ वहाँ बिजनेस करना था, तो हमारे जो होस्ट थे उनके घर पे रहता था, और उनकी एक फूड की इंडस्ट्रीज थी, उसमें मैंने काम शुरू किया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो ये बिजनेस अच्छा है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और साथ में जो मैं नेत्रोपैथी का सोच के गया था, वो तो दिमाग में था ही कि भाई यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट भी है और लोगों को उसके ऊपर भरोसा भी है, तो आयुर्वेदिक नेत्रोपैथी। तो 8-10 महीने के बाद मैंने सोचा अभी मैं फैमिली के लेके आ जाऊं। वापस इंडिया आया, फिर परिवार ने, मम्मी ने ज़्यादातर बोला कि भाई नहीं, तुम परदेश गए हो तो मुझे सब बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा गया, अभी तुम्हारा बेटा हाथ से गया, तो अभी परदेश तो मत जाओ। ओह, तो एक ब्रेक आया। अच्छा, ये कब की बात है? करीब 93 में। और उस टाइम पे तो मतलब इंटरनेट, वीडियो कॉल, कुछ नहीं था, फोन कॉल उस तरीके से तो कुछ था कॉल भी ही। करना है तो चिट्ठी लिखो तो 15 दिन में पहुंचेगी। ओ बाप रे। तो मतलब लोगों ने वैसे ही माता जी को बोलना चालू कर दिया कि भाई ये बेटा तो गया अभी हाथ से। ओके। फिर आया, फिर कुछ टाइम के बाद परिवार को समझाया कि नहीं, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब एक्सपेरिमेंट करें एक बार। तो वापस मैं गया ऐसे ही कोई मौके पे कि वहाँ जाके कुछ स्टार्ट करूँ। और जब भी पहुँचा, दूसरे दिन मैसेज आया, पिताजी की देहांत हो गई। ओह माय गॉड। तो then again I came back, accepted the situation, और फिर थोड़े टाइम के बाद परिवार के साथ मिलके ये फैसला किया कि नहीं, अभी तो जाना तो है वहाँ पे, अच्छी जिंदगी है वहाँ पे, अच्छा फ्यूचर है, और जो भी है अपने पास। कमाई मेरी बहुत कम थी केन्या में, जो इंडिया में मैं कमाता था उससे 10% ही नहीं थी जब अच्छा। मैं पहली बार वहाँ पे स्टार्ट किया था भी। ओके। लेकिन वो हैप्पीनेस का इंडेक्स जो है ना, वो कमाई बहुत बड़ी दिखती थी मुझे, तो मुझे लगा कि यहाँ पे ग्रोथ है। और ड्रीम तो पहले से ही बड़े रखे थे, कोई छोटा। तो जब भी मैं जॉब करता था, मेरी 350 रुपया सैलरी थी, लेकिन उस दिन भी अगर मुझे एक दिन छुट्टी मिलती थी तो मैं सोचता था कि मुझे ये 10-12 रुपये का लॉस नहीं है, मुझे 1 लाख का लॉस है, क्योंकि फ्यूचर में तो मैं एक दिन में 1 लाख कमाता होगा, और मुझे जितनी छुट्टी लेता हूँ उतना वो मेरा प्रोग्रेस लेट होगा, तो 1 लाख का लॉस कर रहा हूँ, ऐसे गिन के चलता था मैं। ये तमाम सारे लोग जो काम चोरी करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज था ये, कि अगर आप एक दिन की अपनी छुट्टी ले रहे हो और आपने वर्तमान को देख के ले रहे हो कि चलो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा मैसेज है। और बड़ा अपनी जिंदगी में इंसान कैसे बनता है, इसका मैसेज सर अपने एक स्टेटमेंट में दे चुके हैं कि मैं फ्यूचर में तो एक दिन में 1 लाख रुपया कमाता हूँ ना, तो उस एक दिन की वैल्यू 1 लाख रुपया है, और अगर आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ तो अपने 1 लाख रुपए का नुकसान कर रहा हूँ। आई मीन अमेजिंग। कंटिन्यू सर। जी, तो बस ऐसे ही करके जब भी मैं फाइनली गया नैरोबी फैमिली को लेके, उस टाइम पे तो ये ठान लिया था कि अभी वाइफ और बच्चों को लेके जा रहा हूँ, ये आखिरी ट्राई है, 3 महीना रहूंगा, अच्छे दोस्त हैं उनके साथ, नहीं तो हॉलीडे करके वापस आ जाऊंगा। $300 जेब में लेके गया था। $300? जी, ये मेरा टोटल पूंजी इन्वेस्टमेंट आज तक का जो है। तो मतलब $300 से लेके अब का डिटेल ऐसे नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। प्लीज कंटिन्यू। तो बस अभी जैसे बात हुई आज सुबह ही, मेरा एक अच्छा दोस्त वहाँ पे था, उसको जब भी हम कैंप करने गए थे, उसको नेचुरोपैथी में बहुत दिलचस्पी लगी, आयुर्वेद, तो उसको इंडिया बुलाया था, उसको अच्छी कॉलेज में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसको नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और एक्यूपंक्चर सब सिखाया था। तो उसने बोला कि योगेश भाई अभी हम ये काम शुरू करते हैं। तो पहले हमने नेचुरल आयुर्वेद केयर करके एक हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाया हमने। ओके। कि वहाँ पे लोगों को इस चीज में दिलचस्पी तो थी, हमारे पास अच्छी टीम थी, तो हमने नेचुरोपैथी का और आयुर्वेदिक का एक सेंटर खोला। फॉर्चुनेटली उस टाइम पे भी वापस यही कहानी आएगी कि जब में कुछ नहीं था, लेकिन हमने 50,000 सीलिंग, करीब $1,000 का रेंट महीने का, ऐसा वाला हमने घर किराए पे लिया था, बहुत बड़ा 1 एकड़ का। और वो भी किसी से लोन लेके कि चलो 2 महीने का $2,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं रेंट का, फिर छोटा मोटा फर्नीचर लिया, ये सब। लेकिन ये जो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ लगी रही कि पहले महीने में हम ब्रेक इवन पे पहुंच गए थे।
सुबह 6:30 बजे से हमारा सेंटर शुरू होता था और ना कोई एडवर्टाइजिंग, लेकिन लोगों ने अपने आप बोलना शुरू किया कि नहीं यहाँ तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता तो है। नेचुरोपैथी सेंटर था वो? नेचुरोपैथी सेंटर। तो मेरा काम तो मैनेजमेंट था। और 1 मिनट, वही मैनेजमेंट था और आप इस नेचुरोपैथी सेंटर के इसमें आए। बिल्कुल। मतलब वो बचपन में जो डॉक्टर बनने वाला सपना था वो सपना मेरा चालू रहा और हर जगह मुझे मौका मिलता था। हाँ। केनिया में सब केनियन मुझे डॉक्टर ही बुलाते थे, डॉक्टर ही समझते थे मुझे। वाह। तो कहीं ना कहीं ये बोल देता हूँ कि यूनिवर्स को जो आप मैसेज भेज देते हो वो आपको मिल जाता है, जाने अनजाने में भी वो आप तक आ जाता है। बिल्कुल आता है, जरूर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, बाकी डॉक्टर साहब तो आपको 10 दिन पीछे थोड़ा खड़े रहो, देखो क्या है, उसके लिए लेके गए थे बस। और लोग आपको डॉक्टर के नाम से जानना चालू कर दिए। तो बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ। आज भी वो सेंटर चल रहा है। वहाँ पे हमारे पार्टनर जो थे उस टाइम, दिनेश भाई, वो अभी चला रहे हैं बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा नाम है। करीब 30 साल हो गए हैं उसको स्टार्ट किए हुए। तो उन लोगों से एक अच्छा नेटवर्किंग बना मेरा, और उसमें एक पेशेंट थे, उनसे बात हो रही थी कि वो कुछ बिजनेस भी तो करना है, खून में तो बिजनेस था। हाँ। बिजनेस और वैसे भी हम गुजरात से हैं। और पैदाइशी बिजनेस थॉट वाले हैं। तो उस टाइम पे लगा कि चलो यहाँ पे क्या अभी ग्रोथ चल रहा है। तो हमारी टीम में एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर थे, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ कंप्यूटर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। हालांकि मैंने कभी कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो वेरी गुड सर, आप कंटिन्यू कीजिए आप। मतलब नेचुरोपैथी के बारे में कोई आइडिया नहीं, नेचुरोपैथी स्टार्ट है, कंप्यूटर को कभी हाथ नहीं लगा और कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ग्रेट सर। और स्टार्ट तो किया, लेकिन 6 महीने में हम केनिया में नंबर 1 बन गए। वहाँ पे लोगों का समझो कि महीने का, उस टाइम पे 95-96 की बात कर रहा हूँ, कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज जो कंप्यूटर असेंबल बनाने वाली थी, मैन्युफैक्चरर थे, उनका एक महीने का टर्नओवर या तो प्रोडक्शन होता था 50 कंप्यूटर, 60 कंप्यूटर, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पहुंचेगा, कोई बड़ा ऑर्डर मिला तो 100 कंप्यूटर। हमने उस कंपनी को 6 महीने या तो 1 साल के अंदर हर महीने 500 कंप्यूटर का लेके गए। हर महीने 500 कंप्यूटर तक। और वो भी कब की बात है वो? 96 के अंदर। That's brilliant. बस उसमें भी एक बात मैं कहना चाहूँगा, बिजनेस में हमेशा हम कॉम्पिटिटर से डरते हैं, हमने कॉम्पिटिटर को ही पार्टनर बना दिया। That's beautiful. अगर आप सोचे ना, तो कहीं पे कोई कॉम्पिटिटर होता ही नहीं है। अगर आप उसके साथ दोस्ती करो और उसका और आपका मिलजुल के अगर स्ट्रीमलाइन करो उसको, तो दोनों को बेनिफिट मिलता है, विन विन सिनेरियो है। केनिया की जो मेरी कहानी है, कोई आज भी मैं सोच के इतना खुश होता हूँ, और लोग कोई बिलीव भी करें नहीं करें, हमारा कंप्यूटर के जो होलसेलर थे मेन 8-10 लोग, उनका एक ग्रुप था। कोई फॉर्मली कोई एसोसिएशन या ऐसा नहीं, जस्ट कैजुअली हम एवरी वीक मिलते थे, एक डिनर पे या बातें करते थे और इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, कौन कस्टमर सही है, कौन कस्टमर नहीं सही है। कंपटीशन में क्या होता है, और कोई सप्लायर का और कोई कंप्यूटर की कंपनी का कस्टमर हमारे पास आएगा, हमारी सेल्स टीम को बोलेंगे भाई वो तो मुझे 75,000 में दे रहा है, तुम मुझे 70,000 में दो तो तुमसे लेता हूँ। एक्चुअली उनको वहाँ पे क्रेडिट नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं चुकाए। तो हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो हम बोल देते हैं कि भाई ये कस्टमर आए हैं तो हमको उसको एंटरटेन नहीं करना है, तो उसको वापस अपने सप्लायर के पास। तो हम कस्टमर एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन शेयर करके कभी किसी कस्टमर को स्टील नहीं करते थे, या तो उसको, और हम ये करते थे कि मार्केट को कंट्रोल करो। हम जितना सस्ते देते हैं माल, उतना लोगों को लगता है कि नहीं चलो ये तो मैंने महंगा ले लिया, लेकिन अगर उसको लगे मार्केट में यही रेट स्टैंडर्ड है, तो वो खुशी खुशी लेगा और उसको लगेगा कि मैंने सस्ता और रिजनेबल लिया है। तो हमारी ये स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। हम इन्वेंट्री शेयर करते थे, मेरे पास हार्ड ड्राइव है, उनके पास प्रोसेसर है या मेमोरीज है, तो हम इन्वेंट्री भी शेयर करते थे। उसके कस्टमर का ऑर्डर है, मेरी टीम उसको डिलीवर कर देगी, बिल वो करेगा। जब भी उनके पास हार्ड ड्राइव वापस आएगी इन्वेंट्री में, वो मुझे रिटर्न करेंगे। तो जो जिस हिसाब से हमने वो बिजनेस मॉडल बनाया था, बहुत ही सबका अच्छा प्रोग्रेस हुआ। और तो योगेश सर, मतलब अब जो लोग कोलैबोरेटिव मॉडल की बातें कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि हमको कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन पे ज्यादा काम करना है, वो चीज ऑलरेडी आपने 96 में केनिया के अंदर प्रैक्टिस कर लिया है, और उसमें से बहुत कमाया कि कोई सब थे वो अपने दोस्त बन गए, सब जो बिजनेस वाले थे।
कस्टमर भी खुश थे कि चलो मेरा ख्याल सही रखा जाता है, और जो ग्रोइंग मार्केट था उस टाइम पे टेक्नोलॉजी में इतना अपग्रेड आ रहा था, तो बहुत एंजॉय किया वो लाइफ भी केन्या में। लेकिन वो कंप्यूटर की बात करते करते आपने बताया ना कि दुबई कैसे पहुंच गए। एक सवाल दुबई से पहले मैं एक सवाल खाली और पूछने लेना चाहता हूँ कि आप एक सबसे बड़ी चीज क्या देखी मैंने आपके अंदर कि जो सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आप उसको भांप लेते थे। कंप्यूटर का भी हो या हेल्थ का भी रिलेटेड हो, तो एक जो सबसे कॉमन चीज होती है, चूंकि मैं ये मैसेज आपके थ्रू देना चाहता हूं कि एक इंडस्ट्री के जो लोग हैं आपस में हमेशा एक दूसरे को कॉम्पिटिटर ही मानते हैं। उनको क्यों कोलैबोरेशन में आना चाहिए, क्यों एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनना चाहिए, और नहीं अगर बनते हैं तो क्या नुकसान करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। ये एक इतना आसान तरीका है। बिजनेस की फिलोसॉफी हम ज्यादा पढ़े या नहीं पढ़े, अभी तो मैं तो कॉलेज गया नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सर आप कॉलेज के लेक्चरर हो आप। लेकिन प्रैक्टिकली वो देखते हैं ना कि अल्टीमेटली हमको क्या तोड़ता है। जेलसी, एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या, या तो हम अपनी सक्सेस को कहाँ मापते हैं कि हम उनसे कितने पीछे हैं, लेकिन अपने आप में हम कितने प्रोग्रेसिव हैं, अपने आप में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, वो आपका मापा जाता है आपकी खुशियों से, आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स से, आपके दोस्तों से। आपको कोई बुराई करने वाला आपका नहीं रहेगा। अगर आप दूसरों की अच्छाई करो, लोग आपके लिए अच्छा ही बोलेंगे, उससे ज्यादा क्या चाहिए। पैसे एक लिमिट तक होते हैं, पैसे की खुशियां ठीक है, सब में जीवन में जरूरी है पैसे होना, लेकिन वो अल्टीमेट खुशियां नहीं है। अल्टीमेट खुशियां है आपके पास अच्छे दोस्त हो, लोग अच्छे प्रेम से आपको बुलाएं और आपको सेटिस्फेक्शन मिले पूरा। तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो सबसे बड़ा बिजनेस है। मेरी इन्वेंट्री से मैं उसको पार्टनर बोलता हूँ, बिजनेस में तो कॉम्पिटिटर बोलेंगे लोगों जनरल लैंग्वेज में। मेरी इन्वेंट्री से उसको 50 कंप्यूटर का ऑर्डर मिला, उसमें उसने अच्छा खासा कमाया, लेकिन मुझे खुशी मिलती थी कि चलो मेरा बिजनेस हुआ। पैसे का एक भी नहीं, लेकिन अच्छा लगता था। जब भी ऐसे मेरा कोई बिजनेस आएगा तो वो सामने से मुझे मौका देता था। तो ये ऐसी पार्टनरशिप हो जाती थी कि, और आप हर चीज में ऐसा कर सकते हैं, दोस्ती में, पढ़ाई में, बिजनेस में, आपकी हेल्थ के बारे में, अगर आप वेलनेस के बारे में सोचते हैं, हर चीज में जितने लोगों के आप पार्टनर मानेंगे, सबसे बड़ा फायदा होगा। अपने आप मन में इतनी खुशियां अंदर से प्रकट होगी, आपका जो डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन का जो प्रोडक्शन होता है, वो आपकी हर बीमारी की दवा है वो, और अल्टीमेट लाइफ की हैप्पीनेस वहां मिलती है। तो ये सब चीजों को पर्सनली एक्सपीरियंस करना है, बस एक थोड़ी सी समझ आए, और उसको अगर आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगो, आपको कोई दुख आ ही नहीं सकता। वो दुख आएंगे तो भी आप उसको हैप्पीली एंजॉय करेंगे। वाह, जो दूसरों की नजर में दुख है, जो दूसरों की नजर में दुख है। और कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि आप सफलता को पाने की होड़ में, अपने आप को बड़ा बनाने की होड़ में, आप जब मंजिल तक पहुंच भी जाते हो ना, तो भी आपको लगता है कि मेरे से कुछ मिस हो गया, मेरे से कुछ छूट गया, आज मैं दुखी हूं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फील्ड के बादशाह हैं, लेकिन आज भी रात को सर गोलियां लेते हैं सोने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हैप्पीनेस का जो इंडेक्स, जो आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, लिटरली में उनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन जो अल्टीमेट है, जिसको पाने के लिए वो भाग रहे थे जी, आज वही उनके जीवन में डाउन है। और क्या ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया उनकी जिंदगी के लिए। वाह वाह, अब आपका रिस्पेक्ट लेवल ना और ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी बिजनेसमैन के सामने बैठा हूँ, दुबई के, वो भी मैं लग रहा कि इसे संत महापुरुष के सामने बैठ के उनकी बातें सुन रहा हूँ। सर, एक ही बात है कि भी हम दोस्त हैं, वो सबसे बड़ा रिश्ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और लाइफ में सबके लिए यही बनाना है। और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं मार्केट के अंदर। हमको भी लगता है यार कि वो उतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, थॉट्स आते हैं। लेकिन आज आपने बताया, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन पे भरोसा रखो, जीत भी होगी और जीतने में मजा भी आएगा, और किसी की हार भी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है। सुपर, वंडरफुल वंडरफुल। अब मैं जानना चाहता हूं कैसे सफर हुआ दुबई का, और क्या थॉट आया आपके दिमाग के अंदर कि केनिया से अब फिर से मुझे दुबई जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कहानी की शुरुआत रण से हुई थी और दुबई के डेजर्ट तक। यस सर। बढ़िया, अच्छी लंबी कहानी है, लेकिन कोशिश करता हूँ कितना मुझे याद आता है बताता हूँ।
तो केनिया से जो कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया, उस टाइम पे ज़्यादातर लोग ताइवान या तो सिंगापुर या हांगकांग से मटेरियल परचेज करते थे। वी ट्राइड इन दुबई मार्केट। तो दुबई क्या, एक तो पास में था, नैरोबी से शिपिंग के लिए भी कम टाइम लगता था, और दुबई का मार्केट कंप्यूटर का उस टाइम पे बहुत अच्छा बढ़िया ग्रो हो रहा था। तो आई ट्रैवल्ड लाइक ऑलमोस्ट एवरी वीक टू दुबई माल सोर्स करने के लिए, क्योंकि केनिया में ये होता था कि अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो माल बिकता है फटाफट। तो हमारे पार्टनर भी थे केनिया में और टीम थी, तो उनका काम था कि सेल्स करना, लेकिन जितना भी माल अपने पास है उसका सेल्स हो जाता था। तो मुझे सोर्सिंग के लिए दुबई की आना जाना हर हफ्ते ट्रिप बनी रहती थी। ओके। तो ऐसे करीब करीब 2 साल मेरी चली, 3 साल 2-2.5 साल ट्रिप चलती रही। तो एक बार फिर पार्टनर ने बोला कि भाई योगेश, ऐसा क्यों नहीं करे, तू दुबई बैठ जा, हर बार जाता है, अच्छा डील लेके आता है, और वो भी जाऊं मैं एक दिन में, कितना मैं एक्सप्लोर कर पाऊं। हालांकि काफी कठिनाई आई थी दुबई में, काफी लोगों को पसंद नहीं था कि योगेश दुबई आ जाए। अच्छा। लेकिन फिर उन्होंने बोला, एक बार ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, इसके पीछे भी एक जो एक फैमिली का सपोर्ट क्या होता है वो एक कहानी साथ में जोड़ दूं मैं। प्लीज। ऑफिस में हमारी, वहां पे केनिया में लोग 5-6 बजे काम बंद कर देते हैं, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि रात को लूट होगी, ये होगी। हाँ। हमारा काम चलता था 11-12 बजे तक रात को 11-12 बजे तक हमारी मीटिंग्स चलती थी, स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते थे। और तो हमारे पार्टनर ने बोला कि योगेश दुबई में प्लान कर लो। तो मैंने बोला ठीक है, दुबई चले जाते हैं, 1-आध महीने में मैं वहाँ पे ढूंढ लेता हूँ सब घर ऑफिस और चला जाता हूँ। और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, रात को घर में वाइफ को बोलना भूल गया मैं, और मैं गया दुबई। और दूसरे दिन हमारी टीम से, स्टाफ से पता चला कि भाभी जी आप तो अभी दुबई मूव कर रहे हैं। बोला मुझे तो नहीं पता। और आने के बाद मुझे बताया कि भाई हम दुबई मूव कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ, बोलना भूल गया हूँ, लेकिन परसों डिसीजन हुआ है 3 दिन पहले। तो उन्होंने बोला चलो अच्छी बात है, एक बड़ा सपोर्ट रहा फैमिली का। तो ये है कि देखो, माइग्रेट होना है, कच्छ से अभी हम नैरोबी आए थे, नैरोबी से अभी दुबई, अलग दुनिया, कोई पता ही नहीं कि वहाँ क्या होगा। और लेकिन वो एक सपोर्ट रहा पूरा फैमिली का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सफलता के पीछे वैसे भी कहावत है कि परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं उसमें थोड़ा सा एडिट करूंगा, पीछे नहीं आगे रखें उसको, सफलता के आगे, क्योंकि वो है आगे तो हम पीछे हैं। तो बिल्कुल बड़ा योगदान रहता है। हमारा जॉइंट परिवार, हम दोनों भाई साथ में थे, और ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जब मिली कि चलो दुबई जाना है, दुबई गया तो लगा कि भाई वैसे तो मेरा हर हफ्ते आना जाना होता था, वहां पे जैसे बिजनेस स्टार्ट किया तो लगेगा कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। हालांकि बहुत अलग था, केन्या एकदम ठंडा, कूल, सोशल लाइफ इतनी बढ़िया सी, हेल्प और घर में काम करने वाले, और बहुत ही अच्छा। और दुबई में पूरा एकदम गर्म माहौल में मूव भी हुआ था जुलाई में। अच्छा। और एकदम, लेकिन कभी वो ध्यान में ही नहीं आया कि भाई क्या वेदर क्या है, टेम्परेचर क्या है, कि बस ये था कि मजा आ रहा है, बस काम करने में मजा आ रहा है। फिर 2-3 साल, करीब 4 साल हमने स्ट्रगल किए, बच्चे भी छोटे थे, घर में कोई हेल्प भी नहीं थी, स्टाफ भी हमारे साथ में रहता था, घर में ही रहता था। और तो ऐसे करके 3-4 साल तो लगा कि नहीं टिक पाऊंगा यहाँ से, अभी वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि केन्या में जो हमने एंजॉय किया था लाइफ। लेकिन बस यही है ना कि भाई एक जो स्ट्रगल आई, मैं एक स्ट्रगल को दूसरा वर्ड देता हूँ, चैलेंज आई। ट्रबल और स्ट्रगल को मैं एक पॉजिटिव पॉइंट्स मानता हूँ कि भाई वो आता है तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। खिलाड़ी खेल खेलता है तो कितना दौड़ता है, भागता है, जंप करता है, तो वो एक्चुअली तो तकलीफ है, शरीर में दर्द भी होता है, लेकिन उसमें प्रोग्रेस होता है, उसका इंडेक्स ऊपर जाता है, उसका प्रोग्रेस होता है, ग्रोथ उसी में है, ग्रोथ उसमें है। करेक्ट। तो मैंने भी उसको चैलेंज में कन्वर्ट किया, और चैलेंज में तो मजा ही आता है हमेशा, भले जीत कभी थोड़ी आगे है पीछे है, लेकिन तो बस 3-4 साल होते होते फिर ऐसा माहौल बन गया कि केन्या का तो हमारा एक सेटअप था, वो एक हमारा कस्टमर बन के रह गया, पूरी दुनिया का स्कोप खुल गया। और एक फायदा मुझे ये हुआ कि मैं केन्या में था, और केनियन अफ्रीकन से मुझे डील करना अच्छा आता था, मुझे वो लोग पसंद भी थे और वो लोग भी मुझे पसंद करते थे। तो पूरे अफ्रीका का मार्केट दुबई से ज्यादा सोर्सिंग करते थे, तो वो सब मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगे थे।
तो मैंने बताया ना कि दुबई के लोगों को पहले शुरू में तो ऐसा था कि ये अफ्रीका से आया है तो अफ्रीकन कस्टमर ये ले जाएगा सब। ओके ओके। तो फिर दुबई में इतना बड़े स्केल में बिजनेस हम एक्सपांड कर पाए कि बहुत मजा आ रहा था। कौन से सन में आप आए थे दुबई में? 98। अब थोड़ा मैं दुबई की कहानी आपसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अब हम दुबई पहुंच चुके हैं और हमारे दर्शकों को भी हम दुबई लेके आ चुके हैं अब तक इस कहानी में। जरा बताइए मुझे कि 98 में क्या था दुबई? दुबई एक, लोगों को लगता था कि भाई कहाँ आप डेजर्ट में चले गए, वहां पे जो एक छोटा सा दुबई, डेरा और बरदुबई करके उनके जो पुराने एरियाज हैं। हाँ, जो डेरा और बरदुबई। हाँ, जो अभी के नया दुबई बना हुआ था वो डेजर्ट में देखा हुआ है। ओके। मैं जब भी दुबई से 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर पे जेबल अली पोर्ट है, फ्री जोन है, वहां पे ज्यादातर बिजनेस होता था। तो ऑफिस या घर से निकलूं तो वहां पे वो आधा पौने घंटे का रास्ता समझ लो, नींद ले लो, या तो बस आप डेजर्ट पे से जा रहे हो, कुछ सूखा वीरान पड़ा है और अभी ड्राइवर उठाता है कि नहीं बस अभी जेबल अली पहुंच गए। ओके। और वही जो शेख जायद रोड आज पूरी दुनिया में एक शान से खड़ा है, दुबई की स्काईलाइन, दुबई का बुर्ज खलीफा, और वो सब ऐसे डेजर्ट देखा हुआ है। अच्छा, ये पूरा जो शेख जायद रोड वगैरह था इसके आजू बाजू सब डेजर्ट था एकदम। जैसे अगर आज हम अबू धाबी से, दुबई से अबू धाबी जाते हैं तो पूरा लेफ्ट राइट में पूरा एकदम डेजर्ट दिखता है, कुछ वैसे ही माहौल। वैसे भी है तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि आज तो उन्होंने अच्छा सा प्लांटेशन वगैरह, ग्रीनरी वगैरह लगा दी है। उस टाइम पे तो ऐसा ही था कि अगर गाड़ी रुक गई तो मुश्किल होगा कि क्या होगा, और बीच में कहीं पेट्रोल डीजल खत्म हुआ। तो बहुत ही मतलब कि दुबई की कहानी में मैं एक बात जोड़ूंगा कि आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे दुबई के ग्रोथ के साथ दुबई के ग्रोथ को, प्रोग्रेस को देखने का भी मौका मिला, और उसमें से हमको इन्वॉल्व होके लाइफ को भी फ्लरिश और लाइफ को भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने का मौका मिला है। तो दुबई की जर्नी तो बहुत ही शानदार रही, और हर दिन कुछ नया उसमें मिलता था। कि कंप्यूटर बिजनेस में थे लेकिन अपॉर्चुनिटीज तो ढूंढ रहे थे कि और कुछ करेंगे। वंडरफुल। अब मेरे दोस्तों, जिस टॉपिक पे मैं आया हूं और जिसकी वजह से मुझे स्नेह भाई ने इनसे मिलवाया, दैट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। रियल स्टेट वर्ड मैं यूज करता हूं तो सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं लोगों की, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी की पूरी कमाई तुम इसमें अगर एक बार प्लानिंग करते हो घर लेने का या फ्लैट लेने का या कुछ इन्वेस्ट करने का, तो शायद हो सकता है व्यक्ति की जिंदगी की पूरी कमाई लग जाए वहां पे। कॉम्पिटिटर एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं, लेकिन जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो जितने भी लोगों से मुलाकात हुई, जो भी जिनसे भी मैंने उनका नाम लिया, पहली बात सब जानते थे उस इंडस्ट्री के अंदर, और दूसरी सबसे बड़ी बात एक रेस्पेक्ट, मोहब्बत और इज्जत। कैसे शुरू हुई आपकी ये दुबई या रियल स्टेट वाली कहानी? वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आपने बताया ना कि भाई हमको आपसे मिलने का मौका मिला, स्नेह सर ने हमको मिलवाया। स्नेह सर की भी ऐसी ही कहानी है। हम मिले उनके कोई इवेंट में, और पहली ही मुलाकात में, पहले ही उनके शो में, और उनका सब्जेक्ट था मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे लगा ये तो मेरे एकदम दिलचस्पी वाली बात है बस। और अच्छा। और जो कनेक्ट हुआ पहली मीटिंग में, और सिवाय ने हम 3 दिन थे साथ में, हमने वही एक्सपीरियंस किया कि उनकी भी यही बात है कि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उनके सब कोचेस हैं, सीनियर कोचेस हैं, उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं स्नेह सर। वेरी ट्रू। तो ये लगता है कि सबसे बड़ा आसान तरीका है कि ग्रोथ करने के लिए रिस्पेक्ट दो, और अपने कॉम्पिटिटर को अपने पार्टनर या तो अपने मेंटर बना लो। और यही हुआ दुबई की लाइफ में। कंप्यूटर में तो आगे बढ़ते गए, काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहते थे कंप्यूटर में, लेकिन 2004 में करीब मेरे ब्रदर भी केन्या से दुबई मूव हो गए, और हम सोच रहे थे कि 2 भाई हैं तो 2 बिजनेस लाइन साथ में रखें, तो क्या है किसी एक अप डाउन में दूसरे का सपोर्ट मिल जाए। वेरी गुड। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अगर आप परिवार हैं तो एक और एक, आप 2 नहीं बनते हैं, आप 11 बन जाते हैं। सुपर। तो उसमें क्या है कि फिर फ्री के फ्री रहेंगे आप, और काम भी जितना करो कर पाएंगे, और एक्सपेंशन जितना करना चाहे कर सकते हैं। तो जब भी वो आए तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं। दुबई में उस टाइम पे डायमंड इंडस्ट्रीज भी ग्रो हो रही थी। अच्छा। तो डायमंड का तो मेरा पैशन और पुराना एक्सपीरियंस, 13.5 साल की उम्र में पहली बार टच कर लिया था उसको, तो खून में तो था ही, और अच्छी हाइट तक वहां पहुंचे थे डायमंड इंडस्ट्रीज में। ग्रेट।
तो वो सोचते सोचते उसी टाइम दुबई गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि अभी रियल एस्टेट आप एक्सपार्टिएट भी बाय कर सकते हैं। पहले तो ये था कि हम किराए पे रहना है दुबई अच्छा, में। आप वहां पे ओन नहीं कर सकते थे? जब बिल्कुल। आप वहां पे शिफ्ट हुए तो आप ओन नहीं कर सकते थे? मैं ओके। तो 98 में जब भी गया तभी तो उस टाइम पे भी बहुत सारे दोस्त और ऐसे थे कि वो 30 साल 40 साल से दुबई में रह रहे हैं। अच्छा। बहुत बड़ा कारोबार है उनका, अरबों का, लेकिन फिर भी उनकी ऑफिस, उनका घर, उनका गोडाउन सब रेंटेड होता था, क्योंकि ओनली अरब कैन ओन द प्रॉपर्टीज। तो वो एक पॉलिसी थी। तो जब भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि नहीं अभी आप रियल एस्टेट बाय भी कर सकते हो, हमारे कुछ अच्छे दोस्त थे रियल एस्टेट के एजेंट्स, उन्होंने बोला नहीं योगेश कुछ प्रॉपर्टी बाय कर। अभी कंप्यूटर बिजनेस में कैश फ्लो का हमेशा टाइट तो रहता ही था, लेकिन थोड़ा सोचा चलो कुछ ना कुछ करते हैं। तो छोटा सा 2 विला हमने बुक करवाया कि भाई चलो 10% दे दो, अगला 10% के पहले आपको उसमें प्रॉफिट भी मिल सकता है, नहीं तो हमने बोला 2 बाजू बाजू में है, शायद रहना भी होगा तो 2 भाई के लिए 2 घर बन जाएंगे। ऐसे छोटा सा 2 हमने 10% बुकिंग करके। और ये जो आपने लिया था दुबई में, कहाँ लिया था? अब का जो दुबई है स्प्रिंग्स में लिया जो था? भी एमिरेट सेल्स के बाजू का एक एरिया है। ओके ओके ओके। तो और वो भी मन तो नहीं था, लेकिन फिर बोलो ना कि भाई चलो अंदर खींचना ही है, तो कोई एनर्जी, कोई सुपर पावर हमको सपोर्ट पुश कर रही है। हमने पूरा मैप वेप देख के हमने सिलेक्ट किया कि हमको ये 2 चाहिए। अच्छा। वो तो लिस्ट में ब्लॉक था, तो हमने बोला ये ना बोल दे, हम चले जाए तो बात खत्म हो जाएगी। दूसरे दिन वहां से बुकिंग ऑफिस से, डेवलपर की ऑफिस से फोन आता है कि हमने ये 2 यूनिट आपके लिए रिलीज करवा दिए, आप चेक लेके आ जाओ। बोला अभी तो लेना ही पड़ेगा। तो और बस उससे जर्नी शुरू हुई, बाय किया, सेल किया, ऐसे करके करते करते कभी 2 अपार्टमेंट लिया, कभी कोई पूरा बिल्डिंग बन रही है तो पूरा फ्लोर ले लिया, फिर कोई कम्युनिटी बन रही है तो पूरी बिल्डिंग बाय की, 4 बिल्डिंग बाय की, 10 बिल्डिंग बाय की। मतलब आप तो बिल्डिंग बोल रहे हो? बिल्डिंग्स। तो ये होते होते बस दुबई ने एक अच्छा सा रिजल्ट और फ्रूट देना शुरू किया। और ये बिल्डिंग्स आप कब बाई कर रहे थे दुबई में, कौन से सन में? 2007 2008। तो दर्शकों, आई होप अब तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि मैं आज आपके सामने में किसको लाया हूं, जो 2007 में फ्लैट नहीं, बंगलो नहीं, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग्स खरीद रहे थे। बहुत बहुत अच्छा फ्लो, और सबसे बड़ी बात बहुत कम समय में सर। बहुत कम समय में। तो दुबई का जो शुरू का टाइम था उसमें हम फुल्ली इन्वॉल्व हो गए, और एक ये हमेशा रहा करता था कि नेक्स्ट क्या होगा। तो ये एक प्रेडिक्शन, जैसे कोई गेम में या हम कोई शो में, कोई डिटेक्टिव शो है, या सोचते हैं कि इसके बाद क्या होना है, क्या हुआ होगा। बस ये एक आदत बन गई थी पहले से कि प्रिडिक्ट करो क्या होगा। तो उसमें 90-95% सक्सेस मिलती थी। तो हमारा जो प्रेडिक्शन में 90-95% सक्सेस, मतलब प्रेडिक्शन को लोग अक्सर 50-50 मानते हैं नहीं, कि बस या तो इधर या तो उधर, लेकिन आपका 90-95% गया सक्सेस। एक जो नजरिया बन जाता है ना पॉजिटिव चीज ढूंढने का। आपने पहले भी पूछा था मुझे कि भाई आप कैसे इतने मूव किया, इतना जल्दी प्रॉम्प्ट डिसीजन कैसे लेते हो? तो वो एक है कि एक बार आपका अगर अपने आप पे भरोसा अगर बुलंद है ना, तो आपके पास नए आइडियाज भी आते हैं और आप इमीडिएटली डिसीजन भी ले सकते हैं। और एक चीज और सर मैंने ऑब्जर्व किया, जो आपकी पूरी जर्नी थी, क्योंकि बचपन से ही ना आपको सिर्फ अच्छा ही देखने का आदत था, तो संजोग से फ्यूचर में जो भी अच्छा होने वाला था आपको दिखता भी वही था, और अपने पास आ भी जाता था। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या तो एक यूनिवर्सल करेक्ट एनर्जी है, वो आती थी। बस उसमें ये है कि लॉसेस भी होते थे, कभी कभी उसमें नुकसान भी होता था, 100%. लेकिन उसमें से कोई सीख मिलती थी। तो समझो कि 10-20 डिसीजन में एक में गलत भी जाते थे, तो भी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता था, और उसमें सीखना मिलता था कि नेक्स्ट टाइम ये छोटे डील में नुकसान करके हमने बड़े में शायद बड़ा नुकसान बचा लिया। तो उसमें से, क्योंकि ट्रेनिंग भी तो चाहिए उसमें, और जब भी कुछ चैलेंजेस आएगी, कुछ नुकसान करने का मौका मिलेगा, तभी जाके हम बड़ा नुकसान से बच सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट में आगे बढ़ सकते हैं। ब्यूटीफुल। मतलब वो जो बड़ा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, और ये सबके लिए शायद बहुत बड़ा मैसेज है, तो छोटा नुकसान उस बड़े प्रॉफिट की फीस है। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। मैं तो उसको गया नहीं मानता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट है। वो आगे खिल के आएगा। अब मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा आपको मैं, जरूर, और हो सकता है कि वो कुछ पुराने आपके यादों को ताजा कर दे। 2008
शायद दुनिया के हर बिजनेस को हिला के रख दिया था। एक भयंकर रिसेशन पीरियड जो आज भी जो उस टाइम के एंटरप्रेन्योर्स थे जो उठ रहे थे मार्केट में, वो हिल गए थे पूरी तरीके से। चूंकि यूएस मार्केट हिला था, ग्लोबल मार्केट हिला था, तो ऑफकोर्स उसका असर दुबई पे भी आया होगा, क्योंकि दुबई रिसेंटली रेज हो रहा था। क्या फर्क पड़ा था आपके बिजनेस पे या आपके माइंडसेट पे? बढ़िया कहानी है ये, लाइफ का एक बहुत प्यारा सा एपिसोड है। दर्द भरा बोल सकते हैं, लेकिन वो दर्द में से जो पाया है आज जहां पहुंचे हैं, उसमें उस पीरियड का बहुत बड़ा योगदान है। और ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक राइजिंग स्टार जो आने वाले वक्त के बहुत बड़े रियल एस्टेट ओनर बनने वाले थे, और वो एक दौर था जो शायद अगर वहां पे या तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा बना लो, या तो वहीं पे ठहर जाओ, या उससे नीचे चले जाओ। ध्यान से सुनते रहना और आखिरी तक बने रहना, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली। प्लीज कंटिन्यू। बस तो इसमें से एक सीख मुझे मिली और सबको बोलना चाहूंगा कि ये आप दिमाग में ठान के रखो। कभी लगता है ना बस अभी गिर गए हैं, बस एज पे आ गए हैं, खड्डे की एज पे, खड्डा दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी अगर सांस अपनी चालू है तो हो सकता है खड्डे में कूदे तभी पता लगे कि अंदर तो हमारे लिए पैराशूट है, उसको ऊपर लेके जाएगी आपको और आसमान भी दिखाएगी आपको। क्या बात है। तो ये एक्सपीरियंस हुआ 2006, 7, 8 में जो बुलंद था मार्केट। दुबई में क्या था उस टाइम, कोई सिस्टम भी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, इतनी ज्यादा कंप्लायंस रेरा वगैरह नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया को दुबई के पीछे दौड़ लगी थी कि दुबई में सब कमा रहे हैं, हम भी जाएं और अच्छे पैसे बनाएं। तो चल पड़ा था, हमने भी बहुत बड़े डील किए, बिजनेस किया, इन्वेस्टमेंट भी किया था। 2008 सितंबर में सडनली मार्केट कोलैप्स हुआ। तो उम्मीद तो थी कि नहीं 4-6 महीने में निकल जाएंगे इसमें से, और एक्सपोजर इतना बड़ा था कि लायबिलिटीज भी होती थी, और काफी मतलब ये अगर मार्केट में टर्नओवर नहीं घुमा तो बहुत कठिनाइयां थी। काफी पैसे देने भी थे और काफी इन्वेंट्री थी जो मार्केट में बिकेगी नहीं। पहले तो ये प्लान था कि ये बिकेगा और ये इसके पैसे भरेंगे, इसके पैसे आएंगे, यहाँ जाएंगे। तो लिक्विडिटी लोग बहुत कम रखते थे उस टाइम पे। ये था कि पैसे हैं तो जल्दी नया माल ले लो, नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो उसी पॉइंट पे एक बात तो ये भी आती है कि हम उस टाइम पे थोड़े कंजर्वेटिव माने जाते थे, और उसी ने हमको बचा लिया। तो लोगों को ये भी एक बोलना चाहूंगा कि भाई जब भी मार्केट दौड़ता है तो भी अपने आप को थोड़ा होल्ड करके रखो। मार्केट को स्टडी करो, आपके पास लिक्विडिटी है तो आज के आज डालने की जरूरत नहीं। लोगों को लगता है कि चलो मार्केट भाग रहा है, जल्दी हम बैठ जाओ गाड़ी में, फिर वो सही गाड़ी है कि नहीं वो भी देखते नहीं है, शायद हो सकता है दूसरे स्टेशन पे ले जाए। तो ये पेशेंस रखें, अपने लिए जो अपना मौका है वो टाइम पे आने वाला ही है। बस पेशेंस है। अगर एंट्री में अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो 2008 के कोलैप्स में फिर 9 तक शुरू होते होते पता चल गया कि ये तो मार्केट डूबा हुआ है। तो उसमें से 2 चीज सीखने मिली। एक तो ये है कि इसमें से बाहर कैसे निकलें इसको, तो एक सेटलमेंट का एक तरीका होता है, और उस टाइम पे लिक्विडिटी थी। हमारे लेवल के जो बिजनेस में रियल एस्टेट वाले थे, काफी लोगों को देश छोड़ना पड़ा। अच्छा, काफी लोगों को देश भी छोड़ना पड़ा? उस टाइम पे कुछ ऐसे रूल्स भी हुआ करते थे, और लोगों ने ऐसा लेवरेज पे या तो ओवर ट्रेडिंग पे रिस्क लिया होता था, जब अटका तभी पता चला कि अभी कैसे मैनेज करें। तो ये सिचुएशन पे हो गया था। तो करीब 3 साल तक ये वो एक जर्नी चली कि भी इसमें से कैसे बाहर निकलें, कैसे सेटल करें। और कहानी शुरू हुई थी 2008 से। 2009 से समझो। 8 में तो ये कोलैप्स हुआ, तो लगता था कि 2-4 महीने में सेटल हो जाएगा, तो इतना। लेकिन 2009 से जो डिप्रेशन देखा मार्केट में, तो पहले तो लगा कि नहीं अभी सब खत्म। लेकिन 2 चीजें हुई। एक तो मेरा कंप्यूटर बिजनेस मैंने चालू रखा था, मेरा वो पेशेंस बना था, क्योंकि उसमें जो दोस्त मिले थे ना, वो सब कोई कस्टमर नहीं थे, दोस्त थे सब। तो लोग हंसते थे मेरे पे कि इतना रियल एस्टेट करके तू अभी तक भी कंप्यूटर में बैठा है, तो इसका मतलब कि या तो बहुत कमा रहा है या तो कुछ अलग कहानी है। मैंने बोला नहीं, मैं मजे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहां बैठता हूँ तो मेरे स्टाफ भी हंसते थे। कोई मेरा कस्टमर आया और $10,000 का ऑर्डर के लिए मेरे साथ 1.5 घंटा बैठता था, तो ऑर्डर के लिए नहीं, लेकिन वो पुराने दोस्त थे मेरे, 10 साल पुराने अफ्रीका वाले। तो उसको काफी उम्मीदें थी कि मैं दुबई जाता हूं तो योगेश मुझे गाइड करेगा। तो उस चीज ने मुझे एक बहुत बड़ा सपोर्ट किया। तो ये है कि आपका जो कोई बिजनेस में बहुत आगे बढ़े, लेकिन छोटा भी अगर आपको पेशेंस से कर रहे हैं तो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे भाई साहब
साथ में ही थे हम उस दोनों। बिजनेस को मैनेज कर रहे थे और आप रियल नहीं, एस्टेट हम में आ दोनों गए थे? साथ में थे, दोनों साथ में थे, दोनों ओके, ही साथ में तो कर दोनों रहे थे। साथ में मैनेज करते थे दोनों हाँ, चीजें? मैं कंप्यूटर भी मैं देखता था ओके ज्यादातर, ओके और दोनों रियल एस्टेट भी देखते थे। ओके ओके, तो बट दोनों बिजनेस साथ में था? दोनों बिजनेस साथ में ही तो था एक में जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, कि ये वो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ अदरवाइज अगर उस टाइम पे एक बिजनेस का बैकअप नहीं होता पीछे बैकग्राउंड जी, में, तो बिल्कुल। वो पीरियड निकालना भी थोड़ा बस समय निकालना जरूरी था, समय बस। निकालना जरूरी है। पैसे कमाई तो थोड़ी सी हो गई, वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक्टिविटी है ना, तो आपको सपोर्ट मिल जाता है कि नहीं नहीं, यहाँ भी कुछ है, मैं अभी हम रास्ते पे नहीं है। तो ये जो बुरा वक्त है, उस वक्त को निकलने देना चाहिए। बिल्कुल, और ऑब्जर्व करके उसमें से कुछ सीखना भी है, और उसको कैसे हैंडल करना है, वो आपकी एबिलिटी को ट्राई भी करना है। वाओ। तो उस जर्नी में हमने काफी बड़े बड़े डिसीजन भी लिए। हमारी पहले एक बार बात हो रही थी कि भी आपकी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो कोई तकलीफें नहीं आई? हाँ, मेरा बस वो अगला सवाल वही था जी। कि आई तो क्या थी वो? तो उस समय पे हमारे जो इतने सारे प्रोजेक्ट और उसमें इन्वेस्टमेंट थे, ऐसी कोई 2-3-4 चीजें ऐसी थी कि भाई सेटलमेंट करना है, तो इसको तो सेटलमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो 2 ही ऑप्शन था कि या तो ट्राई करो, फाइट करते रहो, अगर उसमें उल्टा गए तो बुरे हाल फंसेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज बड़ी थी। तो हमने दोनों भाइयों ने मिलके एक दिन फैसला किया कि चलो ये जो 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, 2-3 पोर्टफोलियोज, उसका जो भी है अभी तक का इन्वेस्टमेंट, उसको राइट ऑफ कर लो, आज उसको 0 कर लो। ओह, राइट ऑफ कर लो अपनी किताब में, अपने दिमाग में। और अच्छी खासी अमाउंट थी, आपको जान के खुशी होगी कि इतना बड़ा, करीब 100 मिलियन दिरहम्स। 100 मिलियन दिरहम्स, करीब 200 करोड़ का। उसी दिन हमने फैसला किया कि अगर ये 200 करोड़ या 100 मिलियन है, अगर इसके पीछे भागते रहें, कल जाके उसका 180 भी मिलेगा तो हम रोएंगे कि 20 मिलियन का लॉस हुआ, और शायद आधा मिले, न भी मिले, तो रोज रोने धोने से अच्छा है आज एक दिन में उसको राइट ऑफ कर लो, बाकी जो बचा है उसके लिए हम एनर्जी भी स्पेंड कर पाएंगे। तो हमने जाके वो डेवलपर्स को सामने से सरेंडर कर दिया कि हमने इतने पैसे भरे हैं, हम छोड़ देते हैं, आप ये माल रख लो, जो बाकी का जो है हमारा क्लियर कर दो और सेटलमेंट कर लो, ये प्रॉपर्टी हम सरेंडर कर रहे हैं। बट सर 2009-10 में जी 200 करोड़ को राइट ऑफ करने की हिम्मत, करने का करेज, और उस बंदे में जिसके पास 10-20 रुपया 50 रुपया हॉस्टल का फीस देने को नहीं था, वो बैकग्राउंड से आके कहां से आई ये हिम्मत, और क्या था माइंड में जिसकी वजह से आपके अंदर ये ताकत आई? बिकॉज सर, हमने ना कई लोगों को टूटते हुए, बनाते हुए तो बहुत लोगों को देखता है, लेकिन अगर जब बिगड़ता है तो वहां से टूटते हुए बहुत लोगों को देखना। वो करेज, वो हिम्मत, वो ताकत, क्या था सीक्रेट उसके पीछे? एक तो जो आपने बताया ना कि 10 रुपए की भी तकलीफ थी, तो हमारे पास कुछ था नहीं। तो 2009-10 में ये हुआ, तो हमने सोचा 2005 पे हमारे पास क्या था, ये तो यहाँ से ही आया है, तो चलो थोड़ा रिवर्स चले जाओ। वाह, गूज़बम्प्स। तो और दूसरा एक मन में एक सीखना मिला है, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा कि हर जिस चीज से आप अटैच होते हो ना, तो उसको डिटैचमेंट में बहुत तकलीफ होती है। तो आप जो भी करो, आपके पास पैसे आए, परिवार आया, जो भी लग्जरी लाइफ में आता है, अगर हम डिटैच रह के उसको एंजॉय करें तो उसको जाने का गम नहीं होगा कभी। नहीं, बट डिटैच कैसे हो सकते हैं? उन चीजों से तो अटैच्ड है ना, वो चीजें हमारी हैं, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये बिजनेस मेरा, ये धंधा मेरा, ये सब कुछ मेरा, तो इंसान कैसे से डिटैच हो सकता है? या डिटैचमेंट होने का फॉर्मूला है तो बता दीजिए आप। फॉर्मूला बहुत आसान है, बस उसको प्रैक्टिस में लाना है और समझना है। अपने शास्त्र, अपने धर्म, मैं ये सीखा हूँ विपस्सना मेडिटेशन से। ये भी मैं मेंशन करूंगा कि विपस्सना की वजह से जो लाइफ में ऐसे स्ट्रगल में जो पेशेंस के लिए, जो एक समता भाव रखने के लिए, और ये डिटैचमेंट का सबसे बड़ा है कि जो दुख कहाँ है, दुख आप कोई भी एक एग्जांपल लो कि कहाँ पे दुख आया, उसके पीछे अगर आप डिग करेंगे ना तो पता लगेगा कोई अटैचमेंट था, कोई आपके नजदीक के आपसे अलग हो गए, तो आपको दुख लगेगा क्योंकि आप उसके साथ अटैच हो गए थे। तो अभी जब भी आपको एक राग आता है किसी पे, किस चीज पे, और उसको अगर छोड़ना है तो हमको दुख होता है। लेकिन जब भी वो आपके ही हैं, भले आपका बिजनेस है, आपके पैसे हैं, आपके परिवार हैं,
आप सबको पसंद करते हैं, लेकिन होता है ना कि भाई मेरे बेटे को, मेरी बेटी को अगर बुखार आया तो मुझे बहुत पेन होता है, ऐसी ही प्यारी सी दूसरी बेटी और किसी की बेटी है, पास में ही बैठी है, उसको उससे ज्यादा पेन है, हमको दुख नहीं होता है। तो दुख की परिभाषा हमारे अटैचमेंट से है, क्योंकि वो मेरी बेटी है। तो ये सीखा मैंने विपस्सना से कि भाई जिस चीज में अगर आप अपना है सब, उसको एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि भाई आप संत बन गए और साधु बन गए और संसार छोड़ दिया, लेकिन जितना अटैचमेंट कम उतना डिटैच होने में पेन नहीं होता है। तो उस टाइम पे ये एक्सपीरियंस किया कि अपना था कहाँ, भूल जाओ कि यहाँ से कमाया है, तो इसको अगर एक बार जाने देते। तो दूसरी बात कि अगर नहीं छोड़ते तो फायदा तो नहीं था, नुकसान ही नुकसान था इससे ज्यादा, क्योंकि एक तो आपकी एबिलिटी टूट जाती, आपका और बड़ा अंदर आप कोसते हो अपने आप को। उस टाइम पे एक ऐसी अवस्था है ना, उस टाइम पे आप अपने आप को कमजोर करते हो और इंसान को ऐसा लगने लगता है जैसे ताश के पत्थरों की तरह मैं बिखर रहा हूँ डेली बस। और अपने आप को जब आईने में देखते हो तो अपने आप को बिखरते हुए देखते हो और वो बहुत ज्यादा कमजोर करता है। तो टूटते ही रहते हो आप, टूटते ही रहते हो। तो पहले सबसे पहले तो टूटना अटकाना है, और उसके लिए यही है कि चलो सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक डीप ब्रीथ लेके आपने सोच लिया कि मेरे पास था ही नहीं गया, तो उसके बाद आपको जो रिलीफ मिलेगी, अरे वाह अभी तो मैं रिलैक्स हूँ, अभी बाकी क्या कर सकता हूँ ये देखो। तो वो जो डाउनफॉल था ना, उसको हमने अपॉर्चुनिटी बना लिया। वाओ। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको बनाने के लिए पहले आपको रिलीज करना था अपने उस स्ट्रेस को, वो जो दिमाग में चीजें चल रही थी उसको। बट स्ट्रेस तो हुए होंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, काफी बड़े स्ट्रेस हुए। हाँ। लेकिन उसको वापस उसी तरीके से देखो कि वो एक चैलेंज आई है आपके पास। स्ट्रेस जो बोलते हैं ना कि मैंने इसकी बहुत चिंता है मुझे, मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, तो उसी टाइम पे आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ना आप कोई अच्छा फैसला ले सकते हैं, ना कोई फ्यूचर का प्लान सोच सकते हैं, और अगर कुछ सोचते भी हो तो गलत डिसीजन ले लेते हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में हो। आपको सही गलत का उस टाइम पे दिमाग आपका काम नहीं करता, आप ब्लॉक हो ना, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल। मैं कहीं पढ़ा था सर कि एक टाइम पे दिमाग एक ही काम करता है। अगर वो स्ट्रेस्ड है तो इसका मतलब वो उसी तरीके के थॉट को, उसी तरीके के विचारों को जनरेट करेगा, नेगेटिव डिसीजन लेगा, जिसकी वजह से आपका जो डिसीजन पावर होगा वो नेगेटिव जोन में जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आप नेगेटिव जोन में हो तो जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं वो नहीं दिखेंगी, जो पॉसिबिलिटीज है वो आपको नहीं दिखेंगी, वो सारे दरवाजे आपको बंद दिखेंगे। बिल्कुल वंडरफुल। तो बस वहां से तो उस समय पे हर एक बड़े डेवलपर थे, उनको भी लगा कि नहीं ये लोग रिजनेबल हैं, कुछ लिक्विडिटीज भी हमारे पास थी, तो उससे जाके हमने कुछ सेटलमेंट भी किया, और जितना हो सका उतना हमने लॉन्ग टर्म टिक पाए ऐसा हमने एडजस्टमेंट किया, सेटलमेंट किया। और उस टाइम पे जो दोस्त बने वो आज भी रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई हमारे अच्छे टाइम में तो सब हमारे आसपास साथ में थे, लेकिन ये बुरे टाइम में जो 9, 10, 11 में जिस लोगों के साथ बिजनेस किया वो आज भी काफी आगे बढ़ चुके हैं बहुत लोग, लेकिन इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं बुरे समय में आप साथ में थे मेरा। तो उसी से यही होगा कि भाई चलो एक कठिनाई आई, नुकसान हुआ, और फिर उसमें से जो अगर 100 मिलियन का राइट ऑफ किया उसमें से कुछ निकल के भी आया वापस अच्छे टाइम में, तो वो नेट प्रॉफिट था। तो एक अच्छा और एक हैप्पीनेस का मौका मिला कि चलो अरे वाह ये तो हमने कमाया। आप तो मान चुके थे, क्योंकि हमारा तो वो जीरो इन्वेस्टमेंट में चला गया था ना। करेक्ट। तो बस यही दुबई में वो सीखना मिला। बुरे वक्त में जब आप खड़े होते हो ना सर, तो आपके आजू बाजू जो लोग हैं ना उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मार्केट का भी कंपटीशन बढ़ जाता है, और बुरा वक्त ही तो है, और ये वक्त आया है तो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब वो जाता है और उसके बाद में जो लोग खड़े होते हैं आपके आजू बाजू, जो मार्केट आपको देखता है वो एक अलग नजर से देखता है, उसका नजरिया आपके लिए बदल जाता है। क्या आपके साथ भी यही हुआ? बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ। और मैं तो मानता हूँ, हर चीज में मानता हूँ कि अगर आप एक पॉजिटिव हैं और दूसरे लोग जो न्यूट्रल हैं उस टाइम पे पॉजिटिविटी में जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, या तो नेगेटिविटी में है, अगर उसको साथ मिलके एक माहौल पॉजिटिविटी इनटू पॉजिटिविटी आप मल्टीप्लाई करते जाओ, तो आप 1 में से 10 बनेंगे, 10 में से 100 बनेंगे। ये हो सकता है कि पूरे मार्केट में चेंज आप ला सकते हो। मैं तो इतना स्ट्रांग बिलीव करता हूँ कि आप पूरे यूनिवर्स को बदलाव ला सकते हो। क्या बात है। तो ये एनर्जी जो एक है अपने आप में, और वो कोई दैवी शक्ति या चमत्कार नहीं है, ये हर एक मानव के, हर एक मन के, हर एक विचारधारा में ये पड़ा हुआ है। बस उसको जगाना है और उसको फेथ भी उसके ऊपर रखना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो यही हुआ कि उस समय में जो दोस्त बने, अच्छे डेवलपर्स और अच्छे बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, तो फिर जो दूसरा फेज आया उसमें तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई। आज हमको जो रिस्पेक्ट मिल रही है,
हमारा मिलने का जिस बहाने मौका मिला। तो दुबई रियल एस्टेट मार्केट, एक दुबई में दूसरी भी आपको ये बात बताऊं कि ये डाउनफॉल के बाद खड़ा होना, ये हमने तो एक्सपीरियंस किया, लेकिन सबसे बड़ा उसमें से एक हमको कॉन्फिडेंस और शिक्षा मिली, सीखना मिला कि हमारे विजनरी लीडरशिप। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि Yes. भाई वो जो डाउनफॉल एक बिजनेस ओनर के लिए, योगेश भाई के लिए था, वो डाउनफॉल तो पूरे दुबई के लिए भी था। बिल्कुल। और मजे वाली बात यह है कि दुबई अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, वो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं तो कहता हूँ युवावस्था नहीं, वो बड़ा एकदम बाल्यावस्था था दुबई का। 2007-8 जो दौर था, जिस मार्केट में भी तो फैलना चालू हुआ था दुबई का नाम, और सडनली धड़ाम से गिरा। क्या रीजन है योगेश सर, क्या रीजन है कि लोगों का झुकाव इस छोटे से सिटी के ऊपर, जो आज बहुत बड़ा रूप अपना धारण कर रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड, परफेक्ट, राइट। कैसे बना ये? बहुत बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल है, एंड आई फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट। और जो हमारे विजनरी लीडरशिप हैं दुबई के आज के रूलर, हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद, तभी वो क्राउन प्रिंस थे, लेकिन उनका विजन था और उनको ये एक ही बात होती थी कि भाई हमको नंबर 1 रहना है। नंबर 2 को कौन याद करता है? अब चांद पे दूसरा कौन गया था, आपको याद है? नहीं याद है। पहले वाला सबको याद है। सबको याद है। तो बोले कि भाई, उन्होंने एक इंटरव्यू में बीबीसी पे कहा था। अच्छा। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं? बोला क्यों नहीं, और नंबर 1 नहीं तो दूसरे को कौन याद करता है? वाह। तो उनका ये विजन था कि हमारे पास कुछ नहीं, जैसे सबको मालूम है कि एक डेजर्ट था, ना कोई उनके पास ऑयल भी था, ऑयल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने बस देखा कि हमारा एक लोकेशन स्ट्रेटेजिकल है, एक मिडल ईस्ट और अफ्रीका का एक ऐसा सेंटर है, तो उन्होंने देखा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बंदर हैं, तो चलो उन्होंने शिपिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए फिर कुछ ऐसी चीजें बनाई कि टूरिज्म बनता रहा, लोगों को दुबई जाने का मन। 2000 में मैं पहली बार यूएस गया, मेरे दोस्त ने और किसी से इंट्रोडक्शन कराया, माय फ्रेंड योगेश इज फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वैसे आई एम नॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई एम फ्रॉम यूएई, दुबई। योगेश, no one knows Dubai. What is Dubai and where is Dubai? These people know Saudi Arabia only in Middle East. Oh really? That was Dubai in 2000. Oh my goodness. Okay. और okay. आज क्या काफी सालों से यूएस या कहीं पे फ्लाइट में हूँ और बात होती है कि आई एम फ्रॉम दुबई, लोग पास में खड़े होके 2 घंटा बातें करते हैं कि दुबई में क्या हो रहा है, दुबई क्या है, दुबई कैसे ऐसे आगे बढ़ा। और अब आज तो सब मानते हैं कि भाई दुबई ने क्या किया है। तो ये हमारे विजनरी लीडरशिप से हमको ये बहुत बड़ी शिक्षा मिली कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, और कैसी भी कठिनाई आई, लोगों को 10-11 में 9-10 में तो लगा कि नहीं, अभी ये कंट्री टूट गया पूरा, इसको वापस आने का, रिवर्स का कोई चांस ही नहीं है। और उस कठिन स्थिति में उन्होंने जो पूरे देश को अभी और इतने बड़े उभर के आए हैं कि उस टाइम पे जो था 2007, 8, 9, वहां पे तो आपने जैसे बताया कि बेबी स्टेज था, लेकिन अभी इतनी मैच्योरिटी से दुबई को सेफ्टी, हैप्पीनेस, कंफर्ट और इतनी सारी उनकी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज हैं, वो सब से उन्होंने दुबई के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस लोगों को बढ़ा दिया आज पूरी दुनिया। और दुबई की एक सबसे बड़ी बात है, वर्ल्ड के बेस्ट सेलिब्रिटीज हैं वो भी दुबई एंजॉय करेंगे, और अपने गांव के, छोटे गांव के लोग भी हैं, जो हमारे काफी रिश्तेदार गांव कच्छ से आते हैं, उनको मुंबई जाना मुश्किल लगता है, लेकिन दुबई वो आराम से आ सकते हैं। तो उन्होंने सबके लिए सब कुछ दिया। तो ये चीज देना वो एक बड़ी, उसमें एक काबिलियत की बात है। और उनसे बस ये एक विजन से दुबई को जो आज वर्ल्ड वाइड जो स्टेज मिला है, दुबई को जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, और सबको दुबई आना है। मैं एक चीज है, मैं आपका एक फेवरेट डायलॉग है, आपका फेवरेट डायलॉग था कि जीते जी जिसको स्वर्ग जाना है उसको एक बार तो दुबई आना है। ये थॉट कैसे आया आपके दिमाग के अंदर? ऐसा तो क्या दुबई का प्रेम आपका, या उस जगह का, आपको उस जगह ने आपको बहुत कुछ दिया है, आज बहुत कुछ बनाया आपको, लेकिन ऐसा सेंटेंस मतलब आदमी के दिमाग में कब आता है और क्यों आया आपके दिमाग में थॉट? मेरा कोई दोस्त किसी को लेके आया, वो सूडान से आए थे। अच्छा। उनका बहुत बड़ा वहां पे एम्पायर, और सूडान का कुछ वॉर सिचुएशन में उन्होंने सब कुछ, और अगले ही दिन उनका कुछ 10-15 मिलियन डॉलर की कोई बड़ी फैसिलिटीज पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और तो काफी मायूस थे। ओके। तो मैंने देखा कि भाई आप इतने तकलीफ में हो, फिर भी मिलने तो आए थे, और बताया कि भाई ये क्या हो गया,
तो फिर मैंने थोड़ा उनको बोला भी सही नहीं, ये तो बहुत बड़ा तकलीफ की बात है। फिर मैंने बोला, बोले काफ़ी लोग वहाँ मर रहे हैं। मैंने बोला चलो आप और आपकी फैमिली सब सलामत है? बोला हाँ, हम तो सब सलामत हैं। वी ट्रैवल 24 आवर्स टू रीच इजिप्ट, वी हैव सीन पीपल डाइंग ऑन द वे। और मैंने बोला वो तो चलो एक तो अच्छी बात है, आपकी पूरी फैमिली सलामत है, दुबई में भी आपके पास घर है, बच्चे कहाँ हैं? मैंने तो बोले बच्चे तो अभी लंदन में पढ़ रहे हैं। अरे वाह, बच्चे भी लंदन में सेटल हैं। तो माना जाए तो आपके पास बहुत कुछ है, जा रहा है और गंवाया वो तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा कि ये तो मेरे लिए कुछ खुश होने की बात है, नहीं तो रोना ही रोना था। उसी टाइम पे मैंने पूछा कि भाई आपके मजहब में, आपके धर्म में क्या वो आप जन्नत होता है? आई एम क्रिश्चियन, वी से इट्स हेवन। इट्स हेवन। और तो पैराडाइज वो बोलते हैं। तो बोला हमारे में तो ये कहना है कि भाई आप मुआ बिना स्वर्ग नहीं जा सकते हो, तो मरना पड़ता है स्वर्ग जाने के लिए। बोला हाँ, ऑल रिलीजन से इज द सेम थिंग, वी आर चेंजिंग इट फ्रॉम नाउ, वी आर ऑलरेडी इन हेवन विदाउट डाइंग। Wow. So Dubai is real heaven. It's a living heaven. So that is my favorite. And whoever I meet, I says yeah. जीते जी आपको स्वर्ग का अनुभव करना है, दुबई आओ। वहां पे ये मैं अब थोड़ा बहुत ब्लंट सवाल पूछूंगा आपसे, चूंकि आप एक व्यापार में हैं, एक बिजनेस में हैं, और दुबई ने आपको बहुत कुछ दिया है, कहीं वो दुबई प्रेम तो ये आपसे नहीं बुलवा रहा है? जिसके साथ प्रेम होता है उसको 26 साल से एक्सपीरियंस भी कर लिया है। प्रेम का भी कुछ होता है ना कि नापने का। तो 26 साल का प्रेम ही बोल रहा है, लेकिन वो प्रेम ऐसा रहा कि भाई उसमें ऊपर नीचे सब कुछ देख के पता चला कि मेरे लिए और बाकी सबके लिए, अगर जीवन में अल्टीमेटली क्या चाहिए हमको जीवन में, पैसे तो बहुत लोगों के पास आ गया, फिर क्या देखना है? आपका हैप्पीनेस का इंडेक्स कहाँ पहुंचा है? आपको सेटिस्फेक्शन है लाइफ में, खुशियां मिल रही हैं, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है? वो सब के लिए मैं दुबई देखता हूँ कि बहुत 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 ही हाई लेवल पे है कि आपको वहाँ पे कुछ लोग आते हैं बाहर से, वो बातें करते हैं, थोड़ा टेंशन वाली भी बात आ जाती है कि हमारा तो ये हाल है, हमारा तो ये हाल है बिजनेस में, और काफ़ी स्ट्रगल चल रही हैं, पैसे तो बहुत कुछ है लेकिन क्या करें, मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने बोला अगर दुबई आना है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर आपको स्ट्रेस के बगैर नींद नहीं आती है तो आप दुबई मत आना। स्ट्रेस के बगैर नींद नहीं आती हो तो दुबई मत आना, क्योंकि दुबई में स्ट्रेस ही नहीं है। काफी लोगों के मैंने देखे हैं, हमारे अफ्रीका से या कहीं और जगह से लोग आते हैं कि कुछ तो बोझ होना चाहिए तभी जाके रात को नींद आएगी। मतलब लाइफस्टाइल हमारी ऐसी बन गई है कि कुछ बोझा उठा के घूमो, और वही लाइफस्टाइल है। लोग उसमें पता नहीं चलता है कि मैं नींद की गोली क्यों लेनी पड़ती है, मेरे पास सब कुछ है तो क्या मिस कर रहा हूँ मैं, तो वो स्ट्रेस है। तो दुबई एक ऐसी जगह है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, दुबई में भी लोग स्ट्रेस में होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन दुबई एक ऐसा जीता जागता स्वर्ग है कि आप वहाँ पे जो चाहे वो पा सकते हो। आपको हर फैसिलिटीज हैं, सबसे बढ़िया तो आपको एकदम आपका कल्चर, आपका जो सोशल नेटवर्क, आपकी कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। कोविड में दुबई ने प्रूव कर दिया कि हाउ वी कैन मैनेज। लोग अफ्रीका से, रसिया से, यूरोप से अपने चार्टर प्लेन लेके आके दुबई में रेसिडेंसी वीजा लेते थे, बिजनेस एस्टेब्लिश करते थे कोविड की वैक्सीन लेने के लिए। कोविड वैक्सीन उन्होंने सबसे पहले शुरू की, और वो भी बेस्ट क्वालिटी की, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं उनको पता भी नहीं था कि हमारी वैक्सीन आ रही है वो क्या है। काफी तो उन लोगों के पास पैसे तो बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन जब भी लाइफ और डेथ का सवाल है, दुबई ने हमने एक्सपीरियंस किया है कि वो वैक्सीनेशन देने की उनकी क्या सिस्टम थी, हेल्थ केयर की क्या सिस्टम थी। कोई भी कोविड पॉजिटिव आया, उसको दुबई में उस टाइम पे सब ट्रैवलिंग बंद हो गया था, सभी होटल को गवर्नमेंट ने रेंट पे ले लिया कोविड के आइसोलेशन सेंटर के लिए। अच्छा, आपको अगर कोविड हुआ है तो आपको एक होटल में रूम मिल जाएगा, आप वहाँ एडमिट हो जाओ या तो चेक इन कर लो, आपके पास कंप्यूटर है, आपका बिजनेस करते रहो, दिन में 2 बार डॉक्टर आएंगे, आपको चेक करेंगे, 4 बार खाना मिलता है, बीमार हैं तो जरूरत है तो दवाइयाँ मिलती है, वो सब दुबई ने प्रोवाइड किया। तो हर सिचुएशन में हमने देखा कि दुबई के पास ऐसा नहीं है जो दुनिया में इससे ज्यादा बढ़िया हमको मिल सकता है। क्या बात है, मतलब लीडरशिप इज नॉट ओनली इन वन वे दैट वी हैव टू ग्रो दुबई, इन ईच एंड एवरी वे दे हैव हैप्पीनेस मिनिस्ट्री।
उनका What? ये है कि भाई सोशल वेलनेस के लिए, हाँ, सोशल कंफर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। इतने सारे प्रोग्रेसिव हैं उनके विचार हैं कि समय समय पे वो इतना आगे बढ़ते हैं। पहले हमारा थर्सडे फ्राइडे हॉलीडेज हुआ करता था, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को देख के उन्होंने सैटरडे संडे किया। पहले जो भी हमारे सब बिजनेस थे, सब में लोकल पार्टनर हुआ करते थे। 51% शेयर होल्डिंग अरब की होती थी। हाँ, अभी उन्होंने कुछ सालों से फ्री कर दिया, आप यू कैन ओन योर कंपनी 100%। वाओ। तो उन्होंने ग्लोबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि सबको लगे कि बिजनेस करने के लिए ये हमारे लिए राइट प्लेस सो है। दे आर नॉट रिजिड, बिल्कुल नहीं, रिजिड की तो Flexible बात है। छोड़ो, इतने सारे फ्लेक्सिबल हैं। और वो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए हम सोचे, उसके पहले वो सोच लेते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, बिजनेस करते हैं और हमको भी ये देखना चाहिए बिजनेस में सामने वाले का कहाँ फायदा है। वो बिजनेस अगर हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी में वो आ जाए कि पहले सामने वाले का फायदा देखें, अपना फायदा तो ऑटोमेटिक होना ही है। सामने वाले को जो चाहिए अगर आप दोगे, तुमको जो चाहिए सामने वाला देगा, मिलेगा। रूल है। तो ये एक उन्होंने ये कंट्री को ग्रो किया, उन्होंने अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, लोगों को एजुकेशन अच्छा दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी दे रहे हैं, टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। और नेटवर्किंग, ट्रैवलिंग इतनी बढ़िया सी है कि हर जगह से लोग आते हैं दुबई। मैं केन्या रहता था, जो केन्या में 2 लोग एक साल में नहीं मिले हैं, वो मेरी ऑफिस में साल में 2 बार मिल लेते हैं। अरे लास्ट टाइम भी हमने यहाँ ही मिले थे दुबई, इनकी क्या ऑफिस। तो बात है। हर लोग तो ऐसे पसंद करते हैं। देखते देखते दुबई वर्ल्ड का एक बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया, बिल्कुल एक ग्लोबल हब बन गया। एक ग्लोबल हब बन गया, जहां पे लोग मिलना पसंद करते हैं, जहां पे लोग बिजनेस की बातें करना पसंद करते हैं, जहां पे लोग घूमना भी पसंद करते हैं। बिल्कुल, और बिजनेस के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो सीजन्ड बिजनेस कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, उनको लगता है कि अभी दुबई में हमारा प्रेजेंस होना चाहिए। और नई जनरेशन के लिए वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। 2 चीज हैं, एक तो आपको वर्ल्ड की बेस्ट लग्जरीज फैसिलिटीज भी हैं, हमारा ईस्टर्न कल्चर भी है वहां पे। आप अपनी हर एक्टिविटीज को ऐसी तरह एंजॉय कर सकते हो कि आपको मिस नहीं होगा। तो पुरानी जनरेशन, हम तो यही सोचेंगे कि हमारे बच्चों में कल्चर भी मेंटेन होए और लाइफ में ग्रोथ भी होए। अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड में चले गए तो थोड़ा दूर हो जाते हैं। ये तो इतना पास में है, कनेक्टिविटी है। अगर इंडिया से भी देखें तो 2 घंटे की फ्लाइट है। आज बॉम्बे से दिल्ली की फ्लाइट नहीं होगी, उससे ज्यादा बॉम्बे से दुबई की, यूएई की फ्लाइट्स होगी। तो इतना बढ़िया। तो मैं तो मजाक में या शौक से बोलता हूँ कि एक इंडिया का एक साफ सुथरा एक पार्ट है दुबई, हम उसको इंडिया ही लगता है। पहले तो वहां पे लोग करेंसी को भी रुपया ही बोलते थे। आज भी पुराने लोग हैं, वो 5 रुपया बोलेंगे, 5 दिरहम नहीं बोलेंगे। तो अपनापन लगता है वहां पे। क्या बात है। हमारे जो इंडियन आते हैं, जैन्स आते हैं, उनको शायद मुंबई में जैन फूड मिलना थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन दुबई में उनको मालूम है कि खाना हमारा सेफ है, साफ सुथरा, हेल्दी, हाइजीन मेंटेन्ड, और जो भी चाहिए, जैन फूड भी चाहिए या तो वेजिटेरियन प्योर चाहिए, या मतलब लाइफस्टाइल भी बहुत सिंपल, बहुत इजी बना दी है लोगों के लिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे वहां पे? जी 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 बिल्कुल, उनकी इतनी सारी स्ट्रॉन्ग एक वो पहले से है कि आप मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे पूरा ध्यान में नहीं है, लेकिन हर 100 मीटर पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उनके सर्वेलेंस में है। आपको कहीं पुलिस ऐसी दिखाई नहीं देगी, पुलिस नहीं दिखती। लेकिन ऐसे सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कि कोई छोटा मोटा किसी को कोई तकलीफ हुई, 5 मिनट में उनकी टीम हाजिर है कि पता नहीं है कि ये कहाँ से आ गए। तो पुलिस, सिक्योरिटी, उनकी सीआईडी, उनका रिसर्च, वो इतना काफी हाई लेवल पे हैं। कुछ साल पहले दुबई में एक रॉबरी हुई थी और बहुत बड़े ज्वेलरी शोरूम में से उन्होंने कार हीट करके पूरे ज्वेलरीज चुरा ली और 1 महीने तक कुछ पता नहीं। और सडनली दुबई ने अनाउंस किया, हमको ये सब पूरी गैंग को पकड़ लिया है, और वो पूरी ज्वेलरी उन्होंने सीज की। तो उनका एक बहुत स्मार्ट तरीका भी है, इसको कैसे करना है, उसको ज्यादा पब्लिसिटी नहीं होती है। लेकिन फिर ये पता लगा कि वो 100 से ज्यादा रॉबरी कर चुकी यूरोप की गैंग थी, कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई। यूएई की पुलिस ने उसको पकड़ के सब चीज भी बरामद की और प्रूव कर दिया कि हम दुबई को हैंडल कर सकते हैं। That's wonderful. और स्ट्रेटेजिकली उनकी पॉलिटिकल भी रिलेशन हर कंट्री के साथ इतने पीसफुल हैं। अपने विजनरी लीडरशिप प्रिय नरेंद्र भाई मोदी, तो ये भी एक बड़ा सपोर्ट हो गया दुबई की। जो जैसे भारत का नाम आज दुनिया में रोशन है, बहुत तेजी से हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक विजन और उनकी एक काबिलियत की वजह से। तो उन्होंने ये भी सोचा कि भाई चलो, हमारी इंडियन पॉपुलेशन इतनी सारी है, तो यूएई की लीडरशिप, अबू धाबी के रूलर
और यूएई के प्रेसिडेंट हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद। तो नरेंद्र भाई जब भी बात करते हैं तो माय ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बोल के बात करते माय हैं। ब्रदर तो वर्ड यूज करते हैं, इतना मैंने सुना है। रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं यूएई की लीडरशिप, तो उसका फायदा हमको भी मिलता है एज ए इंडियन। अभी इतना बढ़िया सा हिंदू टेम्पल बना वहां पे, जो हजारों सालों में पता नहीं कोई हिस्ट्री उसकी क्या होगी, लेकिन मिडिल ईस्ट में कोई था नहीं। लेकिन ये एक हिंदू मंदिर की तरह से नहीं देखें उसको, एक हार्मोनियस पूरी वर्ल्ड की। आप वो मंदिर जाके देखेंगे तो पता चलेगा उसमें इजिप्शियन कल्चर भी हैं और साउथ अमेरिकन कल्चर भी हैं और मिडिल ईस्टर्न कल्चर भी हैं। इस तरीके से तो एक ये मिसाल है, एक सिंबल है हार्मनी और यूनिटी की। और हमारी विजनरी लीडरशिप ने 27 एकड़ जमीन गिफ्ट की और मंदिर की परमिशन दी। उससे आगे वो इतने खुद इन्वॉल्व हैं सब कि भाई किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं। तो सबको लग रहा है कि ये एक हार्मोनियस प्लेस है। आपको एक इतना रिस्पेक्ट मिलता है हर चीज में, और दे रिस्पेक्ट एवरीवन, बट डेफिनेटली हम ये फील कर रहे हैं कि हमको पूरा वहाँ पे सम्मान मिल रहा है और हमारी सही तरीके से वहाँ पे इज्जत है, रिस्पेक्ट है। चूंकि अब आपने हार्मोनी की बात की, आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात की, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि भारत के साथ रिलेशन जो खास तौर पे यूएई का, उसमें भी अभी जो यहाँ पे प्रेसिडेंट या जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो दुबई के जो प्रेसिडेंट हैं, इन लोगों का जो इंटरनल रिलेशन है वो क्या है? क्योंकि मैं कुछ तस्वीरें मैं चाहूँगा अपनी टीम को जरा दिखाए कि मैंने आपके, अशोक भाई के, दुबई के अंदर हमारे ग्रेट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हैं। तो क्या माहौल रहता है या क्या एक्सपीरियंस आपने किया है? किस तरीके के संबंध है भारत के भी यूएई के साथ में? ये एक बहुत अच्छी एक जर्नी रही है अभी कुछ सालों से। यूएई में एक अच्छा सा अपना इंडियन पीपल्स फोरम है और उनके इवेंट होते रहते हैं। इंडिया से कोई लीडर की विजिट होती है तो उनके साथ मिलना जुलना, उनका एक अच्छा सा सम्मान का कार्यक्रम भी होता है। तो तब पता चलता है कि यूएई गवर्नमेंट भी कैसे सपोर्ट करती है उसमें। अभी जब मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ तभी श्री नरेंद्र भाई मोदी पधारे थे और अबू धाबी में उनका एक अहलान मोदी करके एक इवेंट रखा गया था। तो उसमें करीब 50,000 60,000 लोग आए थे उसका सम्मान देने के लिए। ऐसे देश में नरेंद्र भाई मोदी के लिए लोगों के दिल में कितना प्यार है कि 60,000 लोग एक साथ स्टेडियम में आके उनको मिले और उनको सुना। और उस टाइम पे हिज हाइनेस शेख नाहयान भी मौजूद थे। और जिस हिसाब से वो रिस्पेक्ट देते हैं अपने राष्ट्र को, ये हम सबके लिए गौरव की बात होती है। तो नरेंद्र भाई की एक विजन है, जैसे हम मैच करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और हमारे रूलर्स का विजन काफी मैच करता है। उन एक दूसरों के लिए प्रेम, हार्मनी, विश्व शांति के लिए उनका प्रयास। तो जब ये मंदिर की बात आई कि भाई चलो मिडिल ईस्ट में मंदिर कैसे बने, लेकिन ये भी एक है कि उनकी एक अचीवमेंट है, प्रेजेंस है। पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी से मिलना होता है तो वो बात बताते हैं कि कैसे यूएई के विजनरी लीडर्स ने नरेंद्र भाई की ये बात को स्वीकार करके एक टेम्पल के लिए पहले कुछ उन्होंने 13 एकड़ अनाउंस किया था, फिर जाके जरूरत पड़ी तो उन्होंने सामने से 27 एकड़ बना लिया। और ऐसे ऐसे किस्से हैं कि स्वामी जी बता रहे थे कि एक बार मंदिर में हम और दूसरे स्वामी साइड पे देख रहे थे, मंदिर अभी पूरा बना नहीं था, और ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता है कि वे रॉयल हेलीकॉप्टर है, उन्होंने देखा तो बोला ये कैसे, क्या हो, हमारा कोई वॉच कर रहे हैं कि क्या? अच्छा। और थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर वहीं लैंड किया तो वो तो बोले हम तो थोड़े टेंशन में आ गए कि ये क्या हुआ हेलीकॉप्टर से। और उस टाइम पे वॉक कौन कर रहा था? श्री ब्रह्म विहारी स्वामी जी और उनकी दूसरे संत वॉक कर रहे थे, मतलब कि वो देख रहे थे मंदिर के निरीक्षण में था कि क्या चीजें चल रही हैं। तो वहां से हिज हाइनेस शेख नाहयान मुबारक उतरे, स्वामी जी को ग्रीट किया और बोला नहीं मैंने आपको देखा यहाँ वॉक करते हुए,
तो मंदिर का काम कैसा चल रहा है मैं भी देख लूं और आपको पूछूं सब सुविधा ठीक है नहीं। क्या बात है। ये आपको सुन के इतना कि भाई वो वहां से पास हो रहे थे और उन्होंने उसी टाइम हेलीकॉप्टर लैंड करवा के इतनी इतनी अपनी, समझो कि अपने कोई मेंटर हैं या अपने कोई वेल विशर हैं, कैसे अपनी फिक्र रखते हैं। एग्जैक्टली। घर के पास से कोई गुजरता है, अरे सुना था आपके घर में कुछ है इवेंट, तो मैं आया, कुछ काम तो नहीं है, ऐसी ऐसी हमको मोहब्बत लगती है। और ये बात आपको स्वयं श्री स्वामी जी ने खुद ने बताई है, तो ब्रह्म बिहारी वो स्वामी तो जी ने। इतना गौरव होता है हमको कि नहीं चलो ये एक रियल तरीका है वर्ल्ड पीस और हार्मनी का। और ये मतलब ये चेहरा है, ये चेहरा दुबई के, और दुबई के जो लीडरशिप है उनका, यूएई के और यूएई के जो लीडरशिप है उनका। बिल्कुल। और ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। दुबई मतलब सिर्फ बुर्ज खलीफा नहीं है। दुबई में बस बुर्ज खलीफा एक सिंबल है, हमारा प्रतिष्ठा है। करेक्ट। लोगों को बताने के लिए कि दुबई क्या कर सकता है, लेकिन उसके साथ जो कहानी है कि भाई ये दुबई में काफी लोगों को डर भी लगता होता है। जैसे शुरू सालों में लोग बोलते भी थे कि तुम कैसी जगह पे हो, वहां पे तो हमको डर लगता है। लेकिन जब जाके आप अंदर से उसका छानबीन करते हो और जब एक्सपीरियंस करते हो तो पता लगता है कि ये सबसे बेस्ट प्लेस है। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। एक अलग तरीके का मुझे दुबई व्यू दिख रहा है आपके कॉन्वर्सेशन से, आपकी बातों से। शायद वो दुबई जो हमने नहीं देखा है या उतना महसूस नहीं किया है। ग्रोथ के पीछे कहीं ना कहीं विजनरी लीडरशिप तो दिख रही है, क्योंकि हम उनके मुकाबले और भी कई सारी कंट्रीज को देखते हैं, उनके मुकाबले और कई सारी कंट्री को जानते हैं जो आज वहीं के वहीं हैं, उल्टा और ज्यादा डाउन हुए हैं। लेकिन जिस तेजी से, केवल एक आध दो कंट्री का नहीं, लगभग आज के डेट में दुबई के अंदर कितने कंट्री की सिटीजनशिप है वहां पे रेसिडेंसी? तो मुझे लग रहा है कि 150 कंट्रीज तो होंगे वहां पे। 150 कंट्रीज। एक खाली एग्जांपल दूं, मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे 110 नेशनलिटीज थी एक स्कूल में, एक स्कूल के अंदर। तो इसके साथ आप इसके हिसाब से आप समझो कि करीब करीब 150 नेशनलिटीज के सिटीजन्स यूएई में रहते हैं। बहुत बढ़िया। और सबको लगता है कि ये हमारा देश है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये मैं समझ सकता हूँ कि जो एक हार्मोनी है वहां पे। और मैं तो ये भी जानता हूँ दो देशों के लोग शायद अपने कंट्री में रह के एक दूसरे को गाली देते होंगे, लेकिन दुबई एक ऐसी जगह है जहां पे बैठ के एक टेबल पे वही देश के लोग खाना खाते हैं। लास्ट टाइम जब मैं विजिट किया था तो मुझे किसी ने बताया कि, वैसे मैं स्पेशली किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने यूक्रेन और रसिया की बात की कि यूक्रेन और रसिया में दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों देश के लोग दुबई आ रहे हैं और दोनों एक टेबल पे आके बात कर रहे हैं कि मतलब ये क्या हो रहा है, हमारी लीडरशिप ऐसी क्यों हो रही है। और वो दोनों कन्वर्सेशन वो टेबल दुबई में। हाँ बिल्कुल, साथ में बैठ के बात करते हैं कि भाई हम एक ही थे पहले, लड़ाई नहीं थी तो तभी एक ही थे, परिवार भी इधर के उधर थे, बिजनेस भी उनका इनके साथ था, रिश्तेदार भी हुआ करते थे। तो ये जो वॉर और ये जो कोई, इसको अभी क्या नाम दें उसमें आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोगों के दिल में तो पीस और हार्मनी की इतनी लगन है। इंसान नहीं चाहता वार। हाँ, इंसान तो नहीं चाहता है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कोई समय ऐसा आ जाता है, कोई काल ऐसा चलता है ना, तो इसमें हो जाता है। इसका भी सॉल्यूशन आएगा और जल्दी आएगा, 100% आएगा। और दुबई का इसमें अच्छा रोल रहेगा क्योंकि लोगों को वहां साथ में बैठ के मिलके ऐसी सोच आती है। सरप्राइज हुआ मुझे, हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बनाई है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लोग हों उनका जो हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो और बढ़े, बढ़ते रहे और अप होते रहे। लोगों को बस उनकी सुविधा, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, लोगों का रिव्यू लेते हैं और हर चीज में इम्प्रूवमेंट करना। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें, टेक्नोलॉजी देखें, तो दुबई का इतना, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने जाएंगे, आपकी समझो कि 100-200 मिलियन की प्रॉपर्टीज हैं, 200-250-500 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, पेपरलेस हैं, आपको कोई फाइल नहीं मिलेगी, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। एक आपको टाइटल आएगा, डिजिटल टाइटल आपके ईमेल में आएगा, आप लिंक क्लिक करो, आपका टाइटल बन गया। आप प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं तो भी इतना हाईटेक उनका सिस्टम है, पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास डिजिटल हैं। आप खाली आपका फिंगर स्कैन होगा और आपका आईडी स्कैन होगा, आपको कहीं सिग्नेचर भी नहीं करनी है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स के इतने सारे बंडल नहीं हैं, कोई दस्तावेज, या सब एक बस उनका जो सिस्टम में बन जाता है और आधे घंटे में आपको टाइटल मिल जाता है। आधे घंटे में दैट प्रॉपर्टी इज योर्स, दैट इज आल्सो डिजिटल। कोविड के बाद उन्होंने पेपर टाइटल भी प्रिंट करना छोड़ दिया है क्योंकि इतना हाईटेक है उनकी सिस्टम
कि अभी तो टेक्नोलॉजी का क्या यूज करते हैं। हमारे पासपोर्ट में कभी एंट्री एग्जिट के स्टैंप नहीं लगते हैं, हमको पासपोर्ट भी हाथ में नहीं होता है, खाली आई स्कैन करके वो हमको एंट्री दे देते हैं। दुबई की जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया रिसर्च करती है, टेक्नोलॉजी बनाती हैं, डेवलप करती हैं, सबसे ज्यादा यूज हम यूएई करते हैं उसका। वाह, लवली, रिसर्च तुम करो, यूज हम करेंगे। बहुत बढ़िया, उसको तो बहुत बढ़िया। दुनिया की सबसे जो अच्छी चीज इनको समझ में ध्यान में आती है उनको इनवाइट करते हैं, आओ, और ये सबसे बड़ी बात है, इनका जो वेलकम करने वाला जो प्लेटफॉर्म देते हैं, वो बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत शानदार है। और अब तो ये वर्ल्ड के जितने भी अच्छे ब्रेन है उसको भी अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है सर, कि अगर आपके पास ताकत है तो हम ताकत को यूटिलाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म देंगे, आओ दोनों हाथ मिलाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो विजन है वहाँ के जो रूलर्स हैं या वहाँ के जो लीडरशिप है, उसने दुबई को एक बहुत बड़ा मार्केट बना दिया वर्ल्ड का। बिल्कुल। और ये बात तो तय है कि आने वाले वक्त के अंदर जो जिस तरीके की लीडरशिप दे रहे हैं और जिस तरीके का एक्सपेंशन ये कर रहे हैं दुबई के इर्द गिर्द, दुबई के आजू बाजू जो भी है उनके 7 स्टेट, वहाँ भी हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ें हमको दिखनी चालू हों। थोड़ी बहुत मैं आता हूँ फिर से उस टॉपिक के ऊपर जो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। तो एक दौर आपने देखा रियल स्टेट का दुबई में कि काफ़ी अप था, उसके बाद काफ़ी डाउन गया, और उसके बाद में वो साइन वेव बन रहा था, अप गया, डाउन गया, और फिर से अप आने की जो एक तरीके से स्ट्रेटजी बनी दुबई की, बड़ी हुई। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ अलमिजान ग्रुप, जिसके आप खुद स्वयं एमडी हैं, आप बताइए कि किस तरीके से आपने काम करना चालू किया, क्या आपके इनिशियल प्रोजेक्ट्स थे, किस तरीके से आपने काम करना चालू किया, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि करंटली अभी जो है आप जो है क्या कर रहे हैं फिलहाल, और कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी आप काम कर रहे हैं। दुबई में इन्वेस्टर्स के लिए एक्चुअली बहुत सारी अच्छी सुविधाएं हैं, टैक्सेशन में भी काफ़ी कंफर्ट जोन है। तो हमारा 2 तरीके का मॉडल है, हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, रेंटल पोर्टफोलियो भी अच्छा खड़ा करते हैं, और प्लॉट ज़मीन बाय करके उसको एक क्रिएटिव डिज़ाइन बना के कि भाई उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, हमको खाली एक दीवारें और खिड़कियां और बिल्डिंग नहीं बनानी है, उससे ज़्यादा कुछ करना है। स्नेह भाई ने आपका इंट्रोडक्शन जब मुझे दिया था तो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक ऐसे दुबई के रियल स्टेट ओनर से मिलाने जा रहा हूं जो कहते हैं कि ही डजंट सेल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि भाई हम आपको एक अपार्टमेंट या एक बिल्डिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर जस्ट क्राफ्टिंग अ लाइफस्टाइल फॉर यू। यस। मैंने एक्सपीरियंस किया है हमारे प्रोजेक्ट में कि कोई एक फैमिली आती है, ज़्यादातर हमारी टीम को मालूम है कि कोई भी आए और मिलना चाहे हमसे तो किसी को रोके नहीं। तो एक परिवार आता है, हस्बैंड वाइफ, 1 या 2 बच्चे हैं, ऑफिस में आके बैठते हैं, तो उनकी आंखों में दिखता है कि उनका सपना है कि मेरा एक जीवन में एक मैं घर ले रहा हूँ, तो उसमें मुझे क्या चाहिए। तो बोले नहीं, हमने आपकी बिल्डिंग देखी, हमको तो बस हमारा बच्चों का फ्यूचर इसी बिल्डिंग में है, हमको यहाँ ही रहना है। वाओ। फिर नेगोशिएशन की बात आती है कुछ भी, लेकिन एक हमारा हमेशा ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जो आ रहे हैं उसमें रेसिडेंट्स और इन्वेस्टर जो पॉजिटिविटी के साथ आते हैं उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो उसको हम, कोई मेरे पास आएंगे, मुझे इस बिल्डिंग में 50 अपार्टमेंट चाहिए, लेकिन शायद मैं उनको नहीं मिलूंगा, मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कि भाई आपके लिए दुबई में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन एक अपार्टमेंट लेने वाले जो कोई आए हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बस हमारे बच्चे यहाँ बड़े होंगे, तो उनका कितना बड़ा ड्रीम है। तो हम फिर उसको बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप जरूर आइए और ये पॉजिटिविटी आप फैलाते रहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे हर एक प्रोजेक्ट में ऐसे कुछ यूनिक कंसेप्ट हो कि लोगों को लगे कि नहीं, हमको यहाँ पे हमारी लाइफ एक मेंटेन हो रही है, मैनेज हो रही है। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट 2-3 अलग अलग पॉकेट्स में चल रही हैं। एक तो दुबई साउथ है, जो कि दुबई का एक दूसरा एयरपोर्ट है, DWC, अल मक्तूम एयरपोर्ट। उस एरिया में मुझे इस एरिया से लगाव था, 2-3 सालों से मैंने वहाँ पे, मुझे लग रहा था कि नहीं, इसका भी टाइम आने वाला है। आप तो आने वाली चीज को भांप ही लेते हो, तो बचपन की से स्टोरी आपको समझ में आ गई थी। मुझे लगता है सबको मालूम है, लेकिन मैं शायद जल्दी उसमें कूद पड़ता हूँ। सही है। तो अभी कुछ 4-5 महीने पहले अनाउंस हुआ कि अभी दुबई का ये एयरपोर्ट पूरा वहाँ मूव करने वाले हैं। तो अभी जो दुबई का एयरपोर्ट है ये पूरा का पूरा उधर शिफ्ट हो रहा है, अल मक्तूम के पास। दुबई का इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है और लोगों की दुबई के
साथ इतनी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो अभी जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसमें भी दुबई बहुत मुश्किल से कॉप कर रहा है। तो इतना ट्रैफिक सिचुएशन, तो उन्होंने अभी से स्ट्रेटेजी बना ली है कि एयरपोर्ट तो चालू ही है, धीरे धीरे वहाँ उसको ट्रांसफर करते करते तो एकदम से वो वहाँ पे बूम आ गया। तो वहाँ पे हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दूसरे, हम ऐसा देखते हैं कि दुबई, लोगों को लगता है ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं दुबई में, डेजर्ट हैं, या तो ये बहुत लाइट वाली और हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। मैं आपको इंटरप्ट करूं? जी जी जी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो रिसेंटली मेरी बात हुई, आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे, शायद उस टाइम पे आप कहीं मीटिंग के अंदर थे, तो ऐसे चर्चा निकली कि अब हम प्लानिंग कर रहे हैं एक जगह शिफ्ट होने की। नाउ वो जगह जो काफी समय तक हमने डिस्कस किया, हम लोग, मैं, स्नेह भाई, आपकी डॉटर जो है मित्तल जी, बैजू भाई, हम सब लोग बैठे हुए थे। सो अब ये वो जगह है जहां पे हम रहने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया कि भाई इतने सालों से अगर ये दुबई में रह रहे हैं और अब इस जगह पे खुद रहने जा रहे हैं, तो इसका मतलब जगह बहुत खूबसूरत होगा, जगह बहुत बढ़िया होगा। तो डेफिनेटली उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ थोड़ा बहुत उस जगह के बारे में आप बताइए जहां पे आप लोग रहने वाले हो, और वहां पे समथिंग न्यू, समथिंग बिग इज कमिंग। प्लीज टेल मी अबाउट दैट एरिया, और आप कहाँ रहने वाले हो, क्या है उस जगह के बारे में। दुबई का एक सीक्रेट है ये। अच्छा। लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, जो बाहर से आने वाले। थोड़ा आप देखें स्क्रीन पे, ये आपको लग रहा है कि ये कोई आजू बाजू की कंट्री में लेके गए हैं या तो और कहीं पे। मुझे तो ये बिल्कुल अफ्रीका ही लग रहा है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहानी ये है कि ये हमारा जो ऑफिस है डाउनटाउन में बुर्ज खलीफा से 15 मिनट की दूरी पे है, और ये एक पूरा जंगल। आपको लगेगा वहाँ की, आपका ऑक्सीजन लेवल भी आप चेक करो, वहाँ पे टेम्परेचर भी चेक करो, तो इतना पास में होने के बाद भी इतना पीसफुल और ट्रैंक्विल एरिया है, और एकदम लस ग्रीन, और जो उसको बोले ना कि भाई एक आपको वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स जो मिलते हैं। क्या और यहाँ पे हमने 2 अच्छे एक प्लॉट सिलेक्ट किए हैं, और उसके ऊपर हम बनाने जा रहे हैं। अगेन उसको मैं, मेरा घर तो डेफिनेटली बना रहा हूँ, उसमें पेंट हाउस चाहिए, और उसमें 2 चीज़ हैं कि यहाँ से देखें तो मुझे हरा भरा एकदम दिख रहा है, और थोड़ा सा ऐसे देखें तो आपको पूरी दुबई की स्काईलाइन दिख रही है। तो मतलब दुबई के अंदर ये वाला व्यू तो वैसे नहीं दिखता, मतलब आपको दुबई की स्काईलाइन तो बहुत जगह से मिल जाएगी, लेकिन हरा भरा और दुबई का स्काईलाइन, ये दोनों एक साथ नहीं दिखता है। बस यही अगेन ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, काफी सालों से मैं विजुलाइज कर रहा था कि मुझे ऐसा कुछ घर चाहिए कि वहाँ पे ग्रीनरी हो। बचपन में आपने बोला था कि मुझे डेजर्ट भी ग्रीन दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं ये दुबई के अंदर ये वाला आपका सपना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका पूरा हो रहा है। तो ये जो एक एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, वाडी अल सफा उसको बोलते हैं। वहाँ पे अलबेरारी करके एक बहुत बढ़िया सा प्रोजेक्ट है, उसके बाजू में ये है। तो हमारा व्यू भी बढ़िया है, और आसपास में सब लो राइज विलास हैं, और ये बिल्डिंग हम 15-20 माले की बिल्डिंग बना सकते हैं। तो मैं 2 विंग बना रहा हूँ। वाह। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये प्रोजेक्ट को भी नाम दिया है मैंने लिविंग हेवन, क्योंकि वो जो मेरा ड्रीम है, मेरा स्लोगन है, उसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्वर्ग में ही रहने वाला हूँ। क्या बात है। और मतलब आपके बाकी किसी भी प्रोजेक्ट में, मतलब लिविंग हेवन वर्ड आपने इसी प्रोजेक्ट को दिया, क्योंकि आपका वो जो डायलॉग है ना कि जीते जी स्वर्ग यहाँ पे, स्वर्ग आना है तो दुबई आना है। बस बिल्कुल। और दुबई में भी मैं वहां रहना चाहता हूँ कि बस मैं वो मेरा ड्रीम को रियलाइज कर पाऊंगा। वाह। तो बस ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, उसमें कुछ अलग ही कंसेप्ट ला रहे हैं। एक गुड लुकिंग लग्जरी फैसिलिटीज, वो तो सब कॉमन चीजें हो गई हैं दुबई में। हाँ। लेकिन वैल्यू एडिशन और कुछ करना चाहते हैं। हर एक परिवार के मेंबर को, उसको मैं परिवार ही बोलूंगा, वहां जो रहेंगे, ऐसा कुछ एक सबके साथ नाता क्रिएट करना है टेक्नोलॉजी का यूज करके, कि भाई आप ऐसे एप्लीकेशन बनाएंगे, लोगों का यूनिटी बनी रहे, ऐसे कि हर चीज में आपकी उनकी वेलनेस का ख्याल रखा जाए, उनकी फिटनेस का ख्याल रखा जाए, उनकी डाइट का ख्याल रखा जाए। मेंबरशिप को कुछ नियम भी होंगे कि भाई आपको फिटनेस के लिए इसमें मेंबर बनना है। वो लोग लिफ्ट के पास खड़े रहेंगे, उनको स्क्रीन में दिखाई देगा, हेलो मिस्टर योगेश, गुड मॉर्निंग, आई कैन सी दैट यू हैव नॉट
डन गुड वॉकिंग और योर स्टेप्स आर नॉट येट, अपने मोबाइल के ऐप के साथ वो कनेक्ट हो गए। जैसे आप वहाँ जाएंगे आपको पता लगेगा कि वो रीड करके बताएंगे कि आज आपने वॉक नहीं कर पाया सुबह, तो व्हाई डोंट यू क्लाइंब फ्यू स्टेप्स। वाओ, तो आपको लिफ्ट के जाने के बदले आपको स्टेयरकेस का और ये रास्ता पूरा मतलब पूरा दिखाएंगे, सिस्टम एक टेकी, ये एक टेक्निक करके। लवली। तो स्टेयरकेस भी ज्यादातर बोरिंग होता है वहाँ पे, स्टेयरकेस का कोई यूज दुबई में बहुत कम करते हैं, हाँ एक जी। माला भी हैं लोग लिफ्ट में। हम ये कोशिश करेंगे वो स्टेयरकेस में एंटर होते ही उसको ऐसा माहौल मिले कि Wonderful. नहीं ये इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। 2 स्टेप चढ़ता है, अगर उसको 8वें माले जाना है, 3rd फ्लोर पे आगे एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग ग्रेट, Lovely. चलो तो उसको और थोड़ा वो इंस्पायर करेंगे, पोरस आएगा कि भाई ना यू आर डूइंग ग्रेट, कंटिन्यू। और हो सकता है कोई रिवॉर्ड उसको डिक्लेयर करें कि भाई चलो यू हैव डन, लास्ट 10 दिन से देख रहे हैं कि भाई चलो आप हमेशा स्टेयर क्लाइंब करते हैं, उतरते हैं, तो उसकी एक रिकॉर्डिंग होती जाएगी सिस्टम में, डेटा रिकॉर्डिंग होता जाएगा। और हम ये कोशिश करते हैं कि एक वेलनेस का भी हमारा वहाँ पे प्लान हो। एक तो ये है कि भाई सबको हेल्थ केयर प्रिवेंशन की वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए, हमारा खुद का एक वेलनेस सेंटर हो, वहाँ पे एक टीम हो, लोगों को डाइट के लिए, योगा, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल के लिए, स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वो सब फैसिलिटीज वहाँ पे दें। और बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज रखें कि उनको भी ये संस्कार में जुड़े, क्या बात और है। पेरेंट्स करेंगे और वो भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि भाई लोगों को लगे कि नहीं ये भी कर रहे हैं, मैं भी करूँ, उसका फायदा भी मिले। और उनका साल में एक बार हेल्थ केयर का चेकअप का भी मिशन हो। तो मुझे ये लग रहा है कि आप पूरा का पूरा एक हेल्थ एक्सपीरियंस सेंटर बना रहे हो, वो कोई रेसिडेंशियल जगह नहीं है, बिल्कुल, रेसिडेंशियल बस उसमें अपार्टमेंट, हाँ, रेसिडेंशियल फ्लैट नहीं। तो हम वेलनेस सेंटर में कभी कभी जाते हैं, ये वेलनेस सेंटर में आप खूब रहेंगे, आपके क्या घर में ही बात है। वेलनेस सेंटर है, वाओ। वहाँ पे अपना आयुर्वेदिक भी होगा, पंचकर्मा भी होगा, मेडिटेशन का भी होगा, और साथ साथ में इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज का भी हम कुछ प्लान सोच रहे हैं। कभी कभी ये होता है लाइफ में कि इमरजेंसी आई, पहला आधा घंटा इतना सीरियस होता है कि वहाँ पे आपको हेल्थ केयर मिल गई ऑन कॉल विद इन फ्यू मिनट्स कुछ, तो लाइफ सेविंग भी हो सकता है। हमने काफ़ी एक्सपीरियंस किए हैं ये पेंडेमिक में, तो ऐसा Super. कुछ प्लान कर रहे हैं कि ये सब सुविधा लोगों को, बस मेरा तो ये सपना है कि लोग को लगना चाहिए वहाँ रह के कि नहीं अभी हमारी लाइफ 10 साल बढ़ गई, We are living in heaven. लॉन्जेटिविटी, वी आर लिविंग इन हेवन। हाँ, बिल्कुल, वी आर लिविंग इन हेवन, इसीलिए आपने उसका नाम भी लिविंग हेवन रखा। मैं थोड़ा सा एक जियोग्राफिकल जानना चाहूंगा। वैसे लगभग ये अलबरारी के बिल्कुल पास में है, नजदीक में अलबरारी के, ये बिल्कुल अलबरारी के एक प्लॉट छोड़ के, एक प्लॉट छोड़ के, बिल्कुल ओ एडजेसेंट है, मतलब ऑफ अलबरारी, ग्लोबल विलेज और वो सब सारी चीजें वहां से बड़ा नजदीक है ये प्रोजेक्ट। डिटेल में मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर कभी बात करूंगा आपसे, और आई होप अब तक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही सर आपकी भी, और खास तौर पे उस दौर में जिस दौर में सब लोग धंधा छोड़ के भाग रहे थे, परेशान हो गए थे, उनका जो स्ट्रेस लेवल है काफी हाई हो गया था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बड़ी मुस्कुराहट के साथ में आपने ये जो है सफर तय किया होगा। ये जो आपकी खूबसूरती है, मुस्कान भरा चेहरा है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ना कोई तो एक रोल मॉडल होगा जिसको आप फॉलो करते होंगे। जैसे क्रिकेटर हैं, किसी बड़े क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, एक्टर हैं, किसी बड़े एक्टर को फॉलो करते होंगे, तो आप भी तो किसी ना किसी को फॉलो कर रहे होंगे। तो आपके जीवन के बिजनेस में सबसे बड़े रोल मॉडल कौन है आपके? वेरी गुड क्वेश्चन। लाइफ में काफी ऐसे अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, और अच्छे बड़े ऐसे युग पुरुष माने या तो ऐसे कोई एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज माने, ऐसे लोगों को मिलने का मौका मिलता रहता है। जैसे मैंने बताया मेरी करियर की शुरुआत में हमारे महेश भाई बंसाली थे, कि उन्होंने पूरी जीवन सेवा में भी डाला और बिजनेस में भी बड़ा प्रोग्रेस किया। ऐसे ही रिलीजियस लीडर हैं, एक विरायतन के साध्वी जी आचार्य श्री चंदना जी हैं, उनको अभी भारत सरकार ने पद्मश्री से विभूषित भी किया है। वाह। तो सेवा का यज्ञ उनके दिमाग में, जो चैलेंज कैसे बिहार में वो जो काम कर रहे हैं, कच्छ में कर रहे हैं, उनका भी सानिध्य मिलता है, उनसे भी बहुत सारी सीख मिलती है जीवन में कैसे बैलेंस रहें। और जो मैं बात करता हूँ कि भाई ट्रस्टीशिप, कि भाई ये सब है वो ऊपर वाले ने हमको दिया है, या तो हमारे जरिए जहाँ पहुंचाना है उसके लिए दिया गया है। और इसके सबसे बड़ी मिसाल मैं मानता हूँ, और मुझे एक लाइफ में मौका भी मिला, श्री रतन टाटा जी। अरे मेरे साथ फ्लाइट में एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे, और उनकी छोटी सी जर्नी में उनके बारे में मैं बहुत कुछ, मतलब उनसे इंस्पायर हूँ कि एक
इतना बड़ा एम्पायर होते हुए भी अब टाटा पूरा ट्रस्ट बना हुआ है, कोई मालिक नहीं है उनके। तो एक जो बात आती है ना कि हम मालिक बन जाते हैं तो फिर बोझ अपने सर पे आ जाता है, लेकिन उसको जो डिटैचमेंट की भी बात थी, ये ट्रस्टीशिप वाली बात है। ट्रस्टीशिप में डिटैचमेंट आ जाता है। ट्रस्टीशिप में डिटैचमेंट आ जाता है कि आपके पास है, आप मैनेजर हैं उसके, आप उसके मालिक नहीं हैं। वाओ। तो रतन टाटा जी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे और वो उनको देख के इतना सीखना मिला कि भाई हम्बल किसको कहते हैं। हम अपने आप को हम्बल बोलते हैं कि भाई हम, लेकिन वो फ्लाइट से उतरे, उनकी ट्रॉली बैग उसके हाथ में, उनके सेक्रेटरी भी हमारे साथ थे, मेरे पीछे की सीट में थे, वो मेरे आगे की सीट में थे। वो आए, उनकी ट्रॉली बैग लेने की कोशिश की, बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। उस टाइम भी उनकी उम्र 80 के ऊपर होगी, इतने स्ट्रेट चल रहे थे, नाइट की फ्लाइट थी, लेकिन फिर भी फ्रेश। और जैसे जैसे कोई हम बेल्ट पे गए तो पोर्टर हैं सब आए, उनके साथ फोटो खिंचवाना है तो खड़े हो जाते थे, ऐसे पूरी रात ट्रैवल करके आए थे फिर भी। और अपना सामान लेने के लिए भी किसी को हाथ नहीं लगाने दे। और इतना मैंने उनको बताया भी कि भाई आप तो हमारे रोल मॉडल हैं, कि भाई बिजनेस में तो लाइफ में सक्सेस कैसे होना है, उस चीजों में कितना बड़ा, कितना बिलियन का आपका एम्पायर होना वो जरूरी नहीं है। आपका आत्मसंतोष, आपका सोसाइटी के प्रति कर्तव्य, और ये सब जो ऐसे महानुभावों से सीखने मिल रहा है वो बहुत लाइफ को इंस्पायर करता है। क्या बात है सर, क्या बात है। और जिसका आपने नाम लिया, शायद जब ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं तो आज वो शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका काम, उनका विजन, उनका प्रेम, उनका ये जो ट्रस्टीशिप है, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो केवल बिजनेस ओनर्स को नहीं, हर ह्यूमन बीइंग को इंस्पायर करती है। और आप भी उनको मानते हो, और रियली में ये हमारे लिए जान के बहुत खुशी हुई सर। बहुत धन्यवाद आपका। सो भगवान से प्रार्थना है सर, किसी तरीके से चीज़ें ग्रो होती रहे, हम लोग सीखते रहें, लोगों को सिखाते रहें। और यही कोशिश थी सर हमारी कि जब ये थॉट, जब ये आइडिया आया मेरे दिमाग के अंदर कि मुझे लोगों की कहानी उनकी जुबानी लोगों तक पहुंचानी है, तो शायद हो सकता है कि उनकी कहानी तो हमें जानने को मिले, लेकिन साथ ही साथ वो जिससे सीखे हैं, वो जिसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो जिसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, उनकी भी कई सारी बातें मैं सीख सकता हूं और लोगों तक पहुंचा सकता हूं। रियली मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला, आपने अपना समय निकाला सर। यू फ्लूड ऑल द वे फ्रॉम दुबई एंड यू हैव कम हियर जस्ट टू just share your journey, how a child can travel all together from Kutch to Dubai for doing everything whatever you have done, you have achieved till now in your life. Thank you so much, आपको दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप इसी तरीके से हेल्दी, फिट रहें और लोगों को इंस्पायर करते रहें सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसमें से मुझे भी सीखने को मिल रहा है, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जो बातें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी की हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये डिस्कशन से मुझे भी याद आता है कि मुझे वापस ये चीजें जरूरत पड़ी तभी यूज करना है, तो इट इज लर्निंग फॉर मी एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यही आपकी महानता है। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज जिस तरीके से आपने देखा कि ये हम्बलनेस, ऊंचाइयों पे लोग पहुंच जाते हैं, शिखर पे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों पहुंचने के बाद में भी क्या आपको मेंटेन करना है, वो आज हमने योगेश जोशी सर से सीखा। क्यों दुबई वास्तव में इतना बड़ा हो रहा है, ये हमने आज योगेश सर से सीखा। क्यों हमें जो लीडरशिप है, क्यों मेरे दोस्तों कंपटीशन में नहीं कोलैबोरेशन में बिलीव करना है, आज हमने ये सीखा। और इस तरीके की बहुत सारी बातें अगर आपको प्यारी लगी हैं तो इस खजाने को जो योगेश सर से आज मैंने ली है, आप तक पहुंचाया है, इसको अपने हद तक मत सीमित रखना, भेजना पूरी दुनिया में, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका ये लोगों को शेयर करना मुझे हिम्मत देगा, मुझे ताकत देगा कि मैं और भी लोगों को इनवाइट करूं आपके लिए। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और जाते जाते मैं एक मैसेज में आपसे जरूर लूंगा, लोग अपने प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को, और ये सबसे बड़ा मैसेज होगा, लेकिन एक कहानी शायद कम वक्त के अंदर मैं चाहूंगा कि ये चीज मैं इस वीडियो का कंक्लूजन दे दूं कि जिंदगी में तुम्हारे प्रॉब्लम से या तुम्हारे जो चीजें हो रही हैं जो तुमको अच्छी नहीं लगती है, दुनिया को अच्छी नहीं लगती हैं, अगर उसको भी तुमने पॉजिटिव इस्तेमाल कर लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। और जो मैं भी फिलहाल देख सकता हूं, टीम ने मुझे याद दिलाया जी, 2 साल पहले विटलिगो हुआ जी, लेकिन उसको भी आपने आज
बड़े इंस्पायरिंग, बड़े मुस्कुराहट के साथ, मैं चाहता हूं बहुत हैप्पी एंड में इसको मैं खत्म करूं, इस पूरे पॉडकास्ट को। बता सकते हो क्या हुआ और आपने क्या जवाब देना चालू किया, क्या बताया आपने मार्केट को? Beautiful question, because now I can say I'm beautiful. बढ़िया सी कहानी है। 2022 में करीब 2-2.5 साल पहले मुझे कहीं से स्पॉट दिखने चालू हुए। सडनली ध्यान में आया, डॉक्टरों को ज़्यादा तो नहीं गया, लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च किया और डॉक्टर्सों ने सब बताया कि ये तो विटिलिगो है, एक बीमारी है जो आपकी इम्यूनिटी या तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसकी कोई वजह नहीं पता, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो थोड़ा स्टडी किया उसके ऊपर। मैंने एक इंस्पायरिंग वीडियो देखा एक लड़की का टेड टॉक पे, वो भी फुल विटिलिगो थी। तो पहले तो लगा ये विटिलिगो की बात कर रही हैं, लेकिन ये तो बहुत ब्यूटीफुल, अच्छी दिखने वाली लड़की हैं और कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं कि मैंने 6 साल तक इतने सारे रिस्ट्रिक्शन किए और एक दिन पापा को मैंने बोल दिया कि पापा मैं सब छोड़ती हूँ, मुझे खाना पीना अभी सब मौज करनी है। पापा ने बोला ठीक है, और आज जो मैं हूँ पूरी विटिलिगो हो गई है। तो तब से मुझे क्लिक हो गया कि चलो इसने 6 साल के बाद छोड़ा, मैं अभी से छोड़ देता हूँ ना। कोई मैंने 3-4 महीने ऐसे जो सोल्ट छोड़ दिया और वो सब कोशिश किया कि शायद इसका कोई रिजल्ट हो पॉजिटिव नोट में, उसको अच्छा फायदा भी होता है कि चलो मैंने 3-4 महीने नेचुरोपैथी और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और सोल्ट छोड़ दिया, डाइट में शुगर छोड़ दी, तो सबका फायदा तो हुआ। लेकिन फिर मेरा वो बढ़ता गया, मेरा कलर भी मतलब आधा ब्लैक आधा गोरा, ऐसा तो लोग मजाक भी करते थे। और ज्यादातर डॉक्टरों के पास जाता था मैं, कैलिफोर्निया के बड़े डॉक्टर के पास भी, तो सबको यही था कि आपकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पहले जरूरी है। मैंने बोला ये क्यों भाई साइकोलॉजिकल? बोला नहीं, लोग इतने डिप्रेशन में और स्ट्रेस में आ जाते हैं कि अपना मैं मुंह कैसे दिखाऊं, फिर बिजनेस में फेल होते हैं, स्टडी करते हैं तो उसमें फेल होने लगते हैं। मैंने बोला चलो ये तो एक बड़ी चैलेंज आ गई मेरे लिए, एक अच्छा है कि इसको भी हम, इसको जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी ट्रबल आती है तो उसको चैलेंज में कन्वर्ट करो। तो मैंने भी फिर मौका ढूंढ लिया। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरे जो दोस्त हैं, मेरे घर के लोग हैं, वो मुझे कैसे देखते हैं, उसको लग रहा है कि मैं बुरा दिख रहा हूँ या मेरे से दूर होते जा रहे हैं या क्या हो रहा है, मैं ऑब्जर्व करने लगा। तो मैंने देखा कोई फर्क नहीं है, मेरा जो मेन बिजनेस है कि नए दोस्त बनाना, उसमें भी मेरा प्रोग्रेस चलता रहा है, किसी ने भी मुझे नहीं बोला कि तुम ऐसे दिखते हो। तो फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। और लकीली जहाँ भी बोलो, कोई बोलते थे ये क्या हो गया योगेश, जो पुराने दोस्त हैं मिले, तो मैंने बोला आई लकीली फाउंड वेरी ब्यूटीफुल डिजीज, सो आई एम नाउ ट्राइंग टू टर्न इनटू गोरा, वाइट होने वाला हूँ, मैं अभी गोरा बनने लगा हूँ। तो मेरे घर में स्टाफ को भी बोलता था कि अभी तो आप लोगों को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, मैं गोरा बन जाऊंगा तो फिर गुजराती तो बोल नहीं पाऊंगा। और फॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं आज काफी लोगों को पता ही नहीं होगा, ये पूरा मेरा जो आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, ये मैं गोरा बन चुका हूँ with this lovely disease. So then I've started telling people also जो विटिलिगो से परेशान हैं, उनको थोड़ा स्ट्रेस आता है, उसको बोलता हूँ कि भाई नहीं, इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लो, जो भी होगा अच्छा होगा। मेरे दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, क्योंकि ये दुबई के एक बड़े धुरंधर बिजनेसमैन हैं, रियल एस्टेट में बहुत बड़ा काम है इनका, कई हजारों करोड़ का एम्पायर क्रिएट कर चुके हैं। आज उसके बावजूद अगर इसको भी इतनी मोहब्बत से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो तमाम सारे लोग जो किसी ना किसी मानसिक बीमारी से, किसी ना किसी फिजिकल बीमारी से अगर पीड़ित हैं, आप उन तक इस स्टोरी को जरूर पहुंचाना। क्यों? क्योंकि अलमिजान ग्रुप के ओनर अगर आज इतने खुशी से अपने लोगों को शेयर करते हैं कि भाई मुझे ब्यूटीफुल डिसीज हुआ है, तो आप अंदाजा लगाइए मेरे दोस्तों की जिंदगी किसी भी हद में आप जी सकते हो। बस अपने मानसिकता को, अपने दिमाग को और अपने आप पे आपको भरोसा और विश्वास होना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। इसी नोट के साथ मेरे दोस्तों, बहुत जल्दी होगी एक नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात, तब तक हमें दें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर सर। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, आपका एक बहुत प्यारा सा फोटो मुझे मिला और मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका फायदा उठाऊं। ये दिखा रहे हैं, हम पास हैं, हम साथ हैं।